गोगन ही हैरान था कि ये केवल जिन्वू से बात करने के लिए इतनी बड़ी कीमत दे रहा है। इसके बाद गोगन ही उससे बोलता है कि अगर ये फिर से तुम्हारी कोई चाल है तो मेरा सुझाव है कि तुम अभी ही रुक जाओ। मासुमोतो हैरान हो जाता है कि ये सब क्या बोल रहा है। गोगन ही उसे बताता है कि खबर सुनने में आई है कि ब्लेड गिल्ड ने तुमसे सारे रिलेशन खत्म कर दिए हैं। मासुमोतो हैरान होकर खड़ा हो जाता है कि इसे ये सब कैसे पता। तब गोगन ही उसे बताता है कि इससे सीधे पता चलता है कि अब ब्लेड गिल्ड हंटर एसोसिएशन से फंडिंग नहीं लेता है और केवल गवर्नमेंट से सब्सिडी लेता है। असल में ब्लेड गिल्ड ही पहले जापानीज हंटर एसोसिएशन की मेन पावर थी और गोतो की वजह से ही वो पहले सभी एस रैंक गेट्स में रेड करने का दम रखते थे। पर गोतो के मरने के बाद सब बदल चुका है और ब्लेड गिल्ड के नीचे गिरने के बाद जापान के दूसरे गिल्ड्स आपस में ताकत के लिए लड़ रहे हैं और इस सिचुएशन को हंटर एसोसिएशन भी नहीं संभाल पा रहा है। इसके बाद गोगन ही उसे बताता है कि अगर ये गेट सही से बंद नहीं किया गया तो तुम्हें पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। गोगन ही गुस्से में उससे बोलता है कि गोतो की मौत, ब्लेड गिल्ड का पतन, जापान के गिल्ड्स के आपस की लड़ाई, बोलता है कि ये टाइम स्टोन्स के साथ डील करने का नहीं है। अगर जापान के लोगों को तुम्हारे कारनामों के बारे में पता चला तो वही तुमसे निपटेंगे। गोगन ही इतना ज्यादा गुस्से में था कि वो रिसीवर सहित पूरी चेयर को तोड़ देता है। तब मासुमोतो डरते हुए बोलता है कि मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ कि ऐसी घटिया चीजें करूँ। इसके बाद गोगन ही उससे बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि एक इंसान की चालाकियों की वजह से एक देश ही नहीं बल्कि पूरा एशिया ही साफ हो जाए। वो बोलता है कि इसके लिए तुम्हें जिन्वू का एहसान मानना चाहिए। दूसरी तरफ जिन्वू स्टैचू सोल्जर्स को खत्म कर रहा था लेकिन वो लगातार आते ही जा रहे थे। तभी वो सब एक साथ जिन्वू पर अटैक करने के लिए आगे आते हैं। जिन्वू समझ जाता है कि अब उनके अटैक से बचने के लिए काफी देर हो चुकी है, इसीलिए वो तुरंत कमांडर्स टच की पावर को एक्टिवेट करता है और उन सबको एक साथ पकड़ लेता है। इससे पहले कि जिन्वू उन्हें खत्म कर पाता तभी वहाँ का सबसे बड़ा स्टैचू जिन्वू पर लेजर बीम से अटैक करता है। जिन्वू तुरंत उन पकड़े हुए सोल्जर्स को उठाकर लेजर बीम के सामने कर देता है जिससे वो खत्म हो जाते हैं और जिन्वू जंप करके उसके अटैक से बच जाता है। फेस को बुरी तरह काटने की कोशिश करता है लेकिन उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। जिन्वू सोचता है कि डीमन किंग के डैगर्स कुछ भी काट सकते हैं लेकिन इसे सिर्फ खरोंच ही आई है। तब जिन्वू डिसाइड करता है कि अगर वो इसे काट नहीं सकता तो वो अपनी बॉडी पावर का यूज करेगा। जिन्वू प्लान बनाता है कि डैगर्स से जो कट्स लगे हैं उसे वहीं पर अटैक करना है। इसके बाद जिन्वू अपना पंच रेडी करते हुए अपना माना रिलीज करता है और सीधे उस स्टैचू के गाल में एक खतरनाक पंच लगा देता है और इस पावरफुल पंच से उसका आधा फेस डैमेज हो जाता है। ये देखकर रूल वाला स्टैचू बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये इस तरह के अटैक्स मेरे सबसे बेस्ट क्रिएशन पर करेगा। वहीं जिन्वू लगातार उसके फेस पर पंचेस की बौछार करते हुए बोलता है कि अब मैं तुम्हें 103 लेवल पर होने का असली मतलब बताऊंगा। जिन्वू मार मारकर उस स्टैचू को नीचे गिरा देता है और खुद भी जंप करके नीचे आ जाता है। नीचे आते ही छोटे वाले स्टैचूज उस पर अटैक कर देते हैं लेकिन जिन्वू कमांडर्स अथॉरिटी को एक्टिवेट करता है और उन सबको नीचे पटक कर खत्म कर देता है। और अब जिन्वू देखता है कि इस फाइट के चलते वो काफी मैं अपनी फुल पावर का यूज करूंगा। जिसके बाद वो स्पीड से जिन्वू पर अटैक करने लगता है लेकिन तभी जिन्वू के साथ कुछ अजीब होता है। जिन्वू अब उसके सभी अटैक्स को आसानी से डॉज कर पा रहा था। जिन्वू को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि अब उसके सारे सेंसेस तेज हो चुके थे। वो अब उसके सारे वेपन्स की मूवमेंट्स को सेंस कर पा रहा था और ये देखकर पहली बार आर्किटेक्ट भी हैरान हो जाता है क्योंकि अब वो अपनी फुल पावर का यूज कर रहा था। लेकिन इसके बाद भी जिन्वू न सिर्फ उसके अटैक से बच रहा था बल्कि उस पर अटैक भी कर पा रहा था। वो देखता है कि जिन्वू और भी फास्ट होता जा रहा है और अब जिन्वू आगे बढ़ते हुए उसके एक हाथ को काट देता है। आर्किटेक्ट पूरी तरह से हैरान था क्योंकि वो एक नकली बॉडी में था, फिर भी जिन्वू के इस अटैक से उसे दर्द हो रहा था। वो समझ जाता है कि इसी वजह से जिन्वू को चुना गया था। आर्किटेक्ट बोलता है जिसे तुमने काटा वो सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा था। वो गुस्से में जिन्वू से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम सिर्फ एक इंसान हो। वहीं उसे हराने के लिए जिन्वू के पास अब कुछ ही टाइम बचा था, इसीलिए आर्किटेक्ट सभी स्टैचूज को वापस जोड़कर अपने सामने खड़ा कर ले उसको एक्सेप्ट कर लेता है। अब जैसे ही वो एक्सेप्ट करता है उसके चारों तरफ काफी तेज रोशनी हो जाती है और वो एक अलग ही वर्ल्ड में चला जाता है जहाँ उसको बहुत सारे मॉन्स्टर की आर्मी दिखती है। जितने भी तरह के मॉन्स्टर से उसने फाइट किया था आज तक वो सब वहाँ होते हैं। जिन्वू देखता है कि वो लोग ऊपर आसमान की तरफ देख रहे होते हैं तो जिन्वू भी ऊपर देखता है तो उसे पर्पल स्काई दिखाई देता है और ऊपर काफी सारे गेट्स खुले हुए होते हैं। ये देख करके जिन्वू शॉक हो जाता है। वो सोचता है अगर इतने सारे मॉन्स्टर एक साथ अर्थ पे आ गए तो ह्यूमैनिटी के पास कोई चांस ही नहीं है सर्वाइव करने का। लेकिन यहाँ उन मॉन्स्टर का ओपोनेंट ह्यूमन नहीं होते हैं। हमें दिखता है कि उस गेट से काफी सारे सिल्वर सोल्जर आने लगते हैं। हालांकि मॉन्स्टर के कंपैरिजन में उनकी संख्या कम होती है बट वो मैटर नहीं करता क्योंकि वो लोग काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है और सिल्वर सोल्जर काफी इजीली सारे मॉन्स्टर को मार रहे होते हैं। वार स्टार्ट हुए कुछ ही समय हुआ होता है कि सिल्वर सोल्जर ने ऑलमोस्ट सारे मॉन्स्टर को मार दिया होता है।
पूरा बैटलफील्ड में खून की नदियां बहने लगती है और चीखने चिल्लाने की आवाज गूंजने लगती है। बट तभी है आर्किटेक्चर बोलता है, तुम लोग काफी स्ट्रांग हो, तुम लोगों का सैक्रिफाइस किंग को ऑफर करूंगा। जिसके बाद वहाँ जो भी इंजर्ड होते हैं उनको तुरंत हीलर हील करने लगता है और हमें दिखता है कि बाकी के स्टैचू भी आके उनको घेर लेते हैं। उनके साथ वो बड़ा वाला स्टैचू भी होता है। वो अपनी आंखों से लेजर बीम फेंकना स्टार्ट कर देता है, बट किसी तरह से वो लोग बच जाते हैं। जिसके बाद जोंगिन उस बड़े वाले स्टैचू से फाइट करने के लिए चला जाता है और बाकी हंटर को कहता है कि वो छोटे स्टैचू को डिफीट करें जब तक वो बड़ा वाला डिस्ट्रैक्टेड है। बट बहुत ही जल्द उन लोगों को रियलाइज हो जाता है कि ये स्टैचू काफी स्ट्रांग है। जिन छोटे छोटे स्टैचू को जिन वो चुटकियों में मार रहा था, उन सब स्टैचू को बाकी हंटर्स मिलके भी एक स्क्रैच तक नहीं दे पा रहे थे, इवन जिनचुल भी नहीं। तभी जोंगिन सोचता है ऐसे बात नहीं बनेगी, जिन्वो को उठाना ही होगा अब, और वो अपना एक फायर अटैक जिन्वो पे करता है ताकि जिन्वो जग जाए। बट उस अटैक के बीच में आर्किटेक्चर आके रोक देता है और बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किंग को जगाने की? मतलब भाई ये लोग बैकअप बन के आए थे और 2 मिनट में ही इनकी इतनी बुरी हालत हो गई कि जिसका बैकअप बन के आए थे उसका ही बैकअप का इनको जरूरत पड़ने लगा। खैर इधर बाकी के हंटर इनकी इतनी बुरी हालत हो गई कि जिसका बैकअप बन के आए थे उसका ही बैकअप का इनको जरूरत पड़ने लगा। खैर इधर बाकी के हंटर एक साथ मिलके जैसे तैसे स्टैचू को रोक रहे होते हैं और हंटर चाको बोलते हैं कि जिन्वो को जगाने के लिए, और वो भी जा ही रही होती है जिन्वो को जगाने के लिए। तभी फिर से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें जिन्वो की मेमोरी दिखाई देती है जहाँ जिन्वो देखता है कि शैडो मोनार्च जीतने वाला ही होता है। तभी वहाँ एक और बड़ा सा गेट खुल जाता है और उसमें से काफी सारे मॉन्स्टर आने लगते हैं। जिन्वो नोटिस करता है कि वो सारे मॉन्स्टर डीमन कैसल के होते हैं। मतलब डीमन कैसल में जो फर्स्ट फ्लोर से 100 फ्लोर तक फाइट किया था वो सारे मॉन्स्टर वहाँ होते हैं। उसमें सारे नोबल क्लैन के मॉन्स्टर भी होते हैं, उसमें से एजिल के भी क्लैन के होते हैं। लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि वो लोग शैडो मोनार्च से फाइट करने आए थे, ना कि सिल्वर सोल्जर से। मतलब शैडो मोनार्च अब तक मॉन्स्टर के साइड से फाइट नहीं कर रहा था। जिन्वो ये सब देख करके कंफ्यूज हो जाता है। बट इधर शैडो मोनार्च की आर्मी कुछ ही पल में उन सब मॉन्स्टर का सफाया कर देती है। उनकी तरफ से बस उनका एक लीडर बचता है जो कि डीमन किंग बैरन होता है, जिससे जिन्वो ने जो पहले ही प्रिडिक्ट कर लेते थे। इवन जोंगिन जो एक एस रैंक हंटर है वो भी स्ट्रगल कर रहा होता है। क्या आर्किटेक्चर को इग्नोर करके फिर से जिन्वो को जगाने जा रही होती है, लेकिन आर्किटेक्चर इतनी आसानी से पीछे छोड़ने वाला नहीं था। वो फिर से अटैक करता है लेकिन चा जैसे तैसे बच जाती है। तभी हमें दिखाई देता है कि चा के अंदर से जिन्वो का शैडो सोल्जर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो बाहर नहीं आ पा रहा होता। ये देख के आर्किटेक्चर बोलता है, तुम्हारे अंदर वो शैडो सोल्जर कैसे आया? जो भी हो, इस रूम के रूल्स के हिसाब से वो कभी बाहर नहीं आ सकता। फिर वो पूछता है, तुम्हारा जिन्वो के साथ क्या रिश्ता है? क्या बोलती है, वो मेरा फ्रेंड है और मैं उसे बचाने आई हूँ। आर्किटेक्चर बोलता है, बहुत बढ़िया, मैं तुम्हें आज एक चांस दूंगा क्योंकि आज के ही दिन वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट मोनार्क जन्म लेने वाला है किसी भी पल, तो तुम्हें मैं ये ग्लोरियस मोमेंट विटनेस करने का मौका दूंगा। और रही बात बाकी के हंटर्स की, तो उन्हें मरना होगा। तभी पीछे से आवाज आती है, किसने कहा? आर्किटेक्चर कंफ्यूज होकर के पीछे देखने के लिए मुड़ता है और तभी अचानक से जिन्वो उसके फेस के सामने आ जाता है और एक जबरदस्त पंच मारता है, जिसके बाद उसका फेस का नक्शा बिगड़ जाता है। फिर वो उसके ऊपर चढ़ जाता है और बोलता है, आखिर क्या किया तुमने मेरी बॉडी के साथ? जिन्वो को देख करके फाइनली सभी हंटर को जान में जान आती है। आर्किटेक्चर जिन्वो को देख करके हैरान हो जाता है और बोलता है, तुम किंग नहीं हो सकते, आखिर तुम उसकी जगह कैसे ले सकते हो? तुम्हारे पास ब्लैक हार्ट आने के बाद भी तुम चेंज कैसे नहीं हुए? जिन्वो सोचने लगता है, अच्छा तो इसे ब्लैक हार्ट बोलते हैं, इसकी वजह से मुझे पहले से काफी ज्यादा मैजिक पावर फील हो रही है। जिन्वो को सिस्टम का नोटिफिकेशन भी आ जाता है। अब ब्लैक हार्ट की वजह से उसका माना बढ़ गया था, मतलब काफी ज्यादा ही। ब्लैक हार्ट से पहले जिन्वो का माना 9400 के आसपास था और ब्लैक हार्ट मिलने के बाद ही सीधा 1 लाख से ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब टोटल माना अब 1,09,400 हो गया था। सोच लो जिन्वो कितना ज्यादा स्ट्रांग हो गया है पहले से, अब सीधा 10 गुना स्ट्रांग बन जाता है अब वो। आर्किटेक्चर के बीच में एक डील हुआ था। आर्किटेक्चर को शैडो मोनार्च से इमॉर्टल का विश चाहिए था जो कि शैडो मोनार्च ही दे सकता था, और शैडो मोनार्च को एक ह्यूमन वेसल चाहिए था, तो उसने जिन्वो को चूज किया था और आर्किटेक्चर को बोला था कि उसके लिए सिस्टम बनाए और बदले में वो उसको इमॉर्टल बना देगा।
और जब जिन्वू रेडी हो जाता तो उसकी बॉडी पे शैडो मोनार्च कब्जा कर लेता, मतलब जिन्वू एक तरह से मर जाता और शैडो मोनार्च फिर से जिंदा होके वापस आ जाता, तो वो आर्किटेक्चर का विश पूरा कर देता बदले में। लेकिन जिन्वू का पोटेंशियल देखकर शैडो मोनार्चिन अपना माइंड चेंज कर लेता है और उसकी बॉडी को टेक ओवर करने के बजाय अपनी पावर का कुछ हिस्सा जिन्वू को दे दिया, मतलब वही ब्लैक हार्ट। तो एक तरह से आर्किटेक्चर का यहाँ पे शैडो मोनार्च ने गंदा वाला काट दिया था, इसीलिए वो भड़का हुआ था। खैर, जिन्वू को ये सब बातें पता नहीं होती और इस स्टोरी में भी अभी तक नहीं बताया गया, लेकिन मैंने आपको बता दिया ताकि आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओ। अब इसके बाद जिन्वू काफी ज्यादा सवाल करने लगता है आर्किटेक्चर से कि तुमने कहा था कि तुम मुझे एज अ प्लेयर चूज करने के खिलाफ थे, ऐसा क्यों, तुम्हारा इंटेंशन क्या है? लेकिन आर्किटेक्चर अभी भी सदमे में होता है, वो बस बोल रहा होता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, शैडो मोनार्च मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें पता भी नहीं है तुमने क्या किया, बाकी मोनार्च इस डिसीजन को कभी अप्रूव नहीं करेंगे, और भी बहुत कुछ बोल रहा होता है। लेकिन जिन्वू बोलता है, मुझे तुम्हारा बकवास नहीं सुनना, मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ सीधे सीधे। तो आर्किटेक्चर बोलता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उसने मेरे साथ ऐसा कैसे किया, अब मुझे समझ में आ रहा है कि उसने तुम्हें ही क्यों चूज किया। इधर हमें दिखता है वो स्टैचू जो अब तक शांत थे, जो इंस्ट्रूमेंट के साथ खड़े थे, अब तक किसी पे अटैक नहीं कर रहे थे, लेकिन अब वो सारे स्टैचू भी आगे बढ़ने लगते हैं। आर्किटेक्चर बोलता है, अगर तुमने मुझे मार दिया तो ये सारी मूर्तियां यहाँ से किसी को भी जिंदा नहीं जाने देगी। जिन्वू बोलता है, अगर ऐसा है तो क्यों ना पहले तुम्हें ही मार दूं और फिर तुम्हारे इन पपेट्स को। जिस पे आर्किटेक्चर बोलता है, अगर तुम अपने सिस्टम के ऑलरेडी बन चुका है, वो अचानक से गायब नहीं हो सकता। ये सुन के आर्किटेक्चर की और सटक जाती है, वो बोलता है, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारा ये सिस्टम ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और वो जिन्वू के सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एक नोटिफिकेशन दिखाई देता है, सिस्टम ने क्रिएटर के एक्सेस को ब्लॉक कर दिया है। ये देख करके उसकी और सटक जाती है, वो बोलता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अब हमें दिखाई देता है कि जिन्वू अपने सिस्टम को खुद कंट्रोल कर सकता था, उसे अब आर्किटेक्चर की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए अपने एक फाइनल अटैक के साथ वो आर्किटेक्चर को मार देता है। इसके बाद हमें गेट के बाहर कुछ हंटर दिखते हैं जो बात कर रहे होते हैं। हंटर गिल्ड वालों को गए हुए घंटों हो गए, वो अब तक बाहर क्यों नहीं आए, अंदर ऐसा क्या हो रहा है? तभी उन्हें दिखाई देता है कि अंदर से कोई आ रहा है। अंदर जो भी हंटर्स गए होते हैं उन सबकी हालत बहुत बुरी होती है। ये देख के बाहर के हंटर शॉक हो जाते हैं और सोचने लगते हैं, आखिर अंदर ऐसा क्या हुआ जो इन सबकी हालत इतनी खराब है? ये तो सिर्फ एक सी रैंक गेट है। इवन एस रैंक हंटर जोंगिन और चा भी काफी बुरी तरह से इंजर्ड होते हैं। तभी जिनचुल आगे आता है और वहाँ खड़े हंटर से बोलता है, डेड हंटर्स की बॉडी को बाहर निकालने में हेल्प करो। ये सुन के सब और शॉक हो जाते हैं कि इस मिशन में हंटर्स मर भी गए हैं। तभी हमें दिखाई देता है कि जिन्वू भी डंजन से बाहर आ जाता है, उसके मन में अभी भी बहुत सारे सवाल होते हैं। इधर हमें दिखता है कि वो सारी डेड बॉडीज बाहर लेके आ जाते हैं। इस रेड में टोटल 20 हंटर मर गए थे। जिनचुल बोलता है, अगर ये डंजन ब्रेक होता तो कैजुअलिटीज इससे ज्यादा होती, और जिनचुल अपने डिसीजन पे रिग्रेट कर रहा होता है। वो बोलता है, मेरी गलती है कि मैंने हंटर गिल्ड वालों को हेल्प करने के लिए बुलाया और इतने सारे लोग मर गए। अगर हमारी टीम स्टार्टिंग में ही समझ जाती कि ये डबल डंजन है तो ऐसा कुछ नहीं होता। तभी वो जिन्वू से पूछता है, आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि ये डबल डंजन है? जिनचुल सोचता है, कहीं इतनी सारी डेड बॉडीज देख के इसका दिमाग तो नहीं सटक गया, ये क्या बोल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी वहाँ चा आती है और जिन्वू से पूछती है, तुम ठीक हो ना? जिन्वू धीमे आवाज में बोलता है, हाँ बिल्कुल, बस थोड़ा सा थक गया हूँ। इतना बोलते ही जिन्वू जमीन पे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। तो बाकी के लोग उसे संभालते हैं और हॉस्पिटल लेके जाते हैं। अब इधर हमें जापान का वो एस रिंग गेट दिखाया जाता है जहाँ यूरी ऑर्लो बैरियर बनाने की तैयारी कर रहा था। उसने ट्रक भर भर के लगभग 2 लाख टन मैजिक क्रिस्टल मंगवाया था और उनकी मदद से वो एक बहुत ही बड़ा बैरियर बनाता है जो कि उस डंजन के गेट को पूरी तरह से कवर कर लेता है। अब जैसे ही बैरियर कंप्लीट होता है उसे कुछ अजीब सा सेंस होता है। वो अपने मैनेजर से बोलता है, तुमने तो कहा था कि ये एरिया तुमने खाली करवा दिया है, बट लगता है ये पूरी तरह से खाली नहीं है। उसका मैनेजर बोलता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये एरिया खाली ही है। और वैसे भी कौन इंसान इतना पागल होगा जो इस डंजन गेट के इतना करीब आएगा जहाँ किसी भी पल डंजन ब्रेक हो सकता है। तभी हमें उसका फेस दिखाया जाता है। वो और कोई नहीं जिन्वू का फादर होता है। वो बोलने लगता है, चलो फाइनली ये स्टार्ट होने वाला है, सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसे भविष्यवाणी किया गया था। उसके बाद हमें उस टाउन की गलियों में आर्मी और बड़े बड़े टैंक्स दिखते हैं और टाउन के बाहर हमें एस रैंक हंटर भी दिखते हैं, शॉर्ट गिल्ड वाले, जो कि एज अ बैकअप वहाँ खड़े थे। अगर यूरी ऑर्लो फेल हो जाता है तो वो लोग जाके फाइट करेंगे। इधर यूरी ऑर्लो का कुछ और ही प्लान होता है। वो सोच रहा होता है कि अगर सब कुछ सही जाता है तो ये एस रैंक गेट वो अकेले ही क्लियर कर लेगा। फिर पूरे वर्ल्ड में उसका नाम होगा कि उसने एस रैंक गेट अकेले क्लियर कर दिया, तो उसे नेशनल लेवल हंटर का भी टाइटल मिल जाएगा। फिर वो एक दारू की बोतल निकाल के पी लेता है और अपने मैनेजर से पूछता है, कितने आदमी थे?
मतलब टाउन के बाहर कितने एस रैंक हंटर है? मैनेजर बताता है 15 टोटल हैं, जिसमें यूरी बोलता है ये तो काफी कम ऑडियंस है मेरे लिए। मतलब इस बंदे को अल्कोहल चढ़ गया था, इसीलिए कुछ भी बोले जा रहा था। टाइम ऑलमोस्ट आ गया था, अंदर से किसी भी पल मॉन्स्टर आने वाले थे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जिन्हो दिखाई देता है। वो हॉस्पिटल में होता है, लेकिन अब उसको होश आ गया था। तभी वहाँ जिन्हो आता है। वो जिन्हो को होश में देख के शॉक हो जाता है और रोने लगता है और कहता है तुम फाइनली उठ ही गए, हमें लगा था कि तुम मर गए, तुम पिछले 3 दिन से बेहोश थे। जिन्हो शॉक हो जाता है कि वो 3 दिन से बेहोश था, इससे पहले कभी उसके साथ ऐसा नहीं हुआ था। तभी जिन्हो को कुछ याद आता है। वो तुरंत जिन्हो से पूछता है अगर मैं 3 दिन से बेहोश था तो जापान के उस एस रैंक डंजन का क्या हुआ? तो जिन्हो बोलता है अच्छा वो रेड तो फेल हो गया। फिर हमें 3 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है कि एक्चुअली में वहाँ क्या हुआ था। जैसे ही डंजन ब्रेक होता है, अंदर से जाइंट मॉन्स्टर बाहर आने लगते हैं और ये देख करके वहाँ सबकी फट जाती है, क्योंकि जाइंट मॉन्स्टर काफी ज्यादा ही पावरफुल होते हैं। वो एक ए रैंक गेट के बॉस के बराबर स्ट्रॉन्ग होते हैं। मतलब आप एस रैंक हंटर जितना समझ सकते हो। और ये तो नॉर्मल मॉन्स्टर्स की बात हो रहा है, उनका जनरल और बॉस का तो अभी आना बाकी ही था। तभी उनमें से एक मॉन्स्टर आगे आके बैरियर पे अटैक करता है। यूरी उनको देख के हंसने लगता है और बोलता है तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे बैरियर को इतनी आसानी से तोड़ दोगे? तभी वहाँ एक और जाइंट आगे आता है और दूसरे जाइंट का सर पकड़ के दूर फेंक देता है, क्योंकि वो बैरियर नहीं तोड़ पा रहा था। ये देख करके यूरी की फट जाती है। उसके चेहरे पे साफ साफ डर दिख रहा था। फिर वो दूसरा जाइंट सिर्फ एक ही अटैक में बैरियर के 2 टुकड़े कर देता है और यूरी ऑर्लो को पकड़ के जिंदा निकल जाता है। लिटरली उसे खुद को डिफेंड करने तक का मौका भी नहीं मिलता और वो कहाँ अकेले ही एस रैंक डंजन को क्लियर करने के सपने देख रहा था। खैर इसके बाद सीन से नींद आ जाती है। मतलब बीमारी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। अब जैसे ही उनकी नींद खुलती है, उनका मैनेजर आ जाता है और बताता है कि आप इस बार 23 घंटे 36 मिनट तक सोए थे, आपको हॉस्पिटल में होना चाहिए। फिर वो एक रिपोर्ट लेकर के आता है और बोलता है ये रिपोर्ट एक इटर्नल स्लिप से उठने वाली फर्स्ट पेशेंट का है और वो और कोई नहीं हंटर जिन्हो की माँ है। जिन्हो का फादर सोचने लगता है तो इसका मतलब जिन्हो के पास जरूर इस डिजीज का क्योर होगा। फिर वो अपने मैनेजर से पूछता है इसके अलावा और कोई न्यूज है हमारे गिल्ड को लेके? तो मैनेजर बोलता है नहीं, लेकिन एक लड़की आपसे मिलना चाहती है और वो उसे अंदर बुलाता है। वो लड़की अंदर आके पूछती है आखिर आपको ये बीमारी कब से है? जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें फिर से वो जापान का एस रैंक गेट दिखाई देता है, जहाँ बहुत ज्यादा तबाही हो चुका था। बड़े बड़े जाइंट मॉन्स्टर टोक्यो के गलियों में घूम रहे होते हैं। इधर आर्मी वाले अपने पूरी कोशिश कर रहे होते हैं उन्हें रोकने की। वो लोग लगातार टैंक से फायरिंग कर रहे थे, बट उन मॉन्स्टर्स पे हल्का भी असर नहीं होता है और वो सारे टैंक्स को उठा के फेंकने लगते हैं। मतलब चारों तरफ सिर्फ तबाही ही मची होती है। तभी वहाँ एस रैंक हंटर्स की एंट्री होती है, जो टाउन के बाहर वेट कर रहे थे। वो लोग तुरंत जाइंट मॉन्स्टर्स पे अटैक कर देते हैं, बट वो मॉन्स्टर साइज में इतने बड़े होने के बावजूद भी उनकी स्पीड काफी तेज होती है और वो उनके अटैक से इजीली बच जाते हैं। तभी हमें ऊपर हवा में एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है जो मीडिया वालों का होता है। मतलब ऊपर से सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा होता है और पूरे वर्ल्ड में ये सब लाइव चल रहा होता है। हमें दिखाई देता है कि जिन्हो भी ये लाइव देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो यहाँ भी जेजू आइलैंड की तरह काफी लोग मर जाएंगे। और ये सिर्फ जापान नहीं, पार्क में जाके बैठ जाता है और वहाँ बेरू को बुलाता है। बेरू बोलता है यस माय किंग, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? जिन्हो बोलता है तुम फिर से के ड्रामा देख रहे हो? मैंने तुम्हें जिन्हा को देखने बोला था ना। खैर जिन्हा कैसी है आजकल? बेरू बताता है कि वो खाना नहीं खाती और ना ही सोती है, बस दिन भर अपने रूम में होती है। जिन्हो समझ जाता है कि जो कुछ भी स्कूल में उस दिन हुआ उसके बाद से वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इसे कैसे ठीक करे। तभी जिन्हो के सामने एक कार आ जाती है और वह उसे जिन्हो के फादर के ऑफिस ले जाते हैं। जिन्हो के फादर से पूछता है आखिर आपको मेरी क्या जरूरत पड़ गई? वो बोलता है थैंक यू मेरे बुलाने पे आने के लिए, मेरा नाम हान है और मैं यूजी कंस्ट्रक्शन का चेयरमैन हूँ। उसके बाद वो एक ब्लैंक चेक जिन्हो की तरफ बढ़ा देता है और बोलता है मुझे पता है कि इस दुनिया में सब कुछ पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, पर फिर भी मैं ये बस एक एज ए थैंक यू देना चाहता हूँ। जिन्हो कंफ्यूज होकर पूछता है आखिर ऐसा क्या चाहिए आपको मुझसे? तो चेयरमैन हान बोलता है मुझे भी वही बीमारी है जो तुम्हारी माँ को थी। जिन्हो बोलता है ये बात जिन्हो को पता है? जिसपे चेयरमैन हान बोलता है नहीं, ये बात सिर्फ मेरी वाइफ और मेरे 2-3 सेक्रेटरीज को पता है और अब मैंने तुम्हें भी बता दिया। हमें बहुत रिसर्च करने के बाद पता चला कि इस बीमारी से आज तक सिर्फ एक ही पेशेंट ठीक हो पाई है पूरे वर्ल्ड में, जो कि तुम्हारी माँ है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई कोइंसिडेंस होगा, इसलिए मुझे बस सच्चाई जाननी है।
अगर तुम मेरी हेल्प करते हो तो मैं तुम्हारा ये काइंडनेस जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बट जिन्हो डिसाइड नहीं कर पा रहा होता है कि उसे होली वाटर ऑफ लाइफ देना चाहिए या नहीं, क्योंकि उसकी क्वांटिटी लिमिटेड ही होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें वो एस रैंक गेट फिर से दिखाई देता है, जहां अब सारे जाइंट मॉन्स्टर्स मिलके पूरे टाउन के बिल्डिंग, पेड़ पौधे डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं और रास्ते में जो भी ह्यूमन आ रहा होता है उनको निगल रहे होते हैं। ये सब ऊपर से हेलीकॉप्टर में बैठे जापान के कैमरामैन कैप्चर कर रहे होते हैं और लाइव चल रहा होता है। उस टाउन में ऑलमोस्ट सारे लोग छोड़ के जा चुके थे या फिर जो नहीं गए थे उनको मॉन्स्टर ने मार दिया था। बट पता नहीं क्यों कैमरामैन को अब तक कुछ नहीं। खैर, वो आप ही बताओ कमेंट में। तभी उनकी नजर डंजन के गेट पे जाती है, जहां एक सबसे बड़ा वाला जाइंट मॉन्स्टर अब तक वहां बैठा होता है, जैसे वो गेट के अंदर किसी को गार्ड कर रहा हो। उसको छोड़ के जितने भी जाइंट मॉन्स्टर गेट से निकले थे सब पूरे जापान में फैल गए थे। ये डंजन ब्रेक हुए 3 दिन हो चुके थे और अब तक सिर्फ उन्होंने 2 ही जाइंट मॉन्स्टर्स को मार पाया था। तो अगर उनको जल्दी नहीं रोका गया तो पूरे जापान का नामो निशान वर्ल्ड मैप से मिटने वाला था। इधर हमें जिन्हो और जिन्हो दिखाई देते हैं। जिन्हो बताता है कि वो अब जापान जाने का डिसाइड कर रहा है। ये सुनकर जिन्हो शॉक हो जाता है और बोलता है, तुम पागल हो क्या? तुमने न्यूज नहीं देखा? वहाँ का हाल जेजू आइलैंड से भी ज्यादा बुरा हो चुका है। आज तक कभी किसी ने इतने बड़े बड़े जाइंट मॉन्स्टर नहीं देखे। जिन्हो सोचता है, तो इस बार जिन्हो जो मेरे पे हमेशा ट्रस्ट करते आया है उसको भी मुझ पे ट्रस्ट नहीं है। मतलब बात सच में कुछ ज्यादा ही सीरियस है। फिर जिन्हो से बोलता है, हाँ मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जरा सोचो, अगर हम सक्सेसफुल हुए तो हमारे गिल्ड का नाम पूरे वर्ल्ड में फैल जाएगा। जिस पे जिन्हो बोलता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, लेकिन इस बार मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। जिन्हो बोलता है, अभी तो तुम बोल रहे थे कि डेंजरस है मत जाओ, और अब तुम्हें भी जाना है, ऐसा क्यों? तो जिन्हो रोने लगता है और बोलता है, क्योंकि मैं भी आजिन गिल्ड का मेंबर हूँ और तुम मुझे एक भी बड़े रेड में नहीं लेके जाते हो, जिसकी वजह से मीडिया में मेरा मजाक बन जाता है। तुम्हें पता भी है लोग मेरे बारे में क्या क्या कहते हैं। मैं आजिन गिल्ड का वाइस गिल्ड मास्टर हूँ, लेकिन कोई मुझे ढंग से जानता तक नहीं। इस पे जिन्हो बोलता है, अच्छा रोना बंद करो, तुम भी चल लेना, लेकिन मैं पहले बता दूं कि ये रेड काफी ज्यादा डेंजरस होने वाली है। जिस पे जिन्हो बोलता है, मैं अपने बड़े भाई पे ट्रस्ट करता हूँ, मुझे पता है कि तुम मुझे कुछ भी नहीं होने दोगे। ये सुनकर जिन्हो भी मुस्कुराने लगता है और फिर बोलता है, मैं मजाक कर रहा था, भला मैं ऐसी सिचुएशन में जापान क्यों जाऊंगा। और इतना बोल के वो अपने घर चला जाता है। घर पे उसकी माँ डिनर बनाई होती है उसके लिए, वो भी डिनर एंजॉय करने लगता है। बट वहाँ पे जिन्हा नहीं होती है, तो जिन्हो अपने माँ से पूछता है कि जिन्हा ने खाना खाया क्या। उसकी माँ बोलती है, नहीं। उस माँ से पूछता है कि जिन्हा ने खाना खाया क्या। उसकी माँ बोलती है, नहीं, उसने बोला उसे भूख नहीं है। ये सुनकर जिन्हो को अपनी बहन की फिर से चिंता होने लगती है। तभी जिन्हो को चेयरमैन हान की बात याद आ जाती है। हमें दिखाई देता है कि जिन्हो ने उनको साफ मना कर दिया था और उनका चेक भी वापस कर दिया था। जिसपे चेयरमैन हान भी पूछते हैं, तुम्हारी माँ कैसे ठीक हुई? जिसपे जिन्हो बोलता है, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे लोगों को ये बीमारी है, अगर मुझे पता होता तो मैं ये इन्फॉर्मेशन शेयर करके बहुत सारे पैसे कमा सकता था। और उनको मना करके चला जाता है वहाँ से। लेकिन उसको रिग्रेट भी हो रहा था अपने डिसीजन पे, क्योंकि वो आखिर जिन्हो के फादर थे। जिन्हो को पता चलता तो पता नहीं कैसा रिएक्ट करता। लेकिन जिन्हो सोचता है, मैं उनको नहीं जानता हूँ और न ही वो कैसे इंसान है उसका मुझे आइडिया है। ऊपर से ये होली वाटर ऑफ लाइफ बहुत लिमिटेड है, तो सबको नहीं दिए फिर सकता हूँ। फिर जिन्हो डिसाइड करता है कि वो जापान जाएगा फाइनली, क्योंकि उसे अब और भी स्ट्रॉन्ग बनना था और वो घर बैठे बैठे तो नहीं हो सकता था। तो वो अपनी माँ को बोलता है कि मैं जा रहा हूँ। जिस पे उसकी माँ बोलती है, तुम बिल्कुल अपने बाप पर गए हो, तुम्हारे फादर भी इसी तरह खाने को बीच में छोड़कर चले जाते थे काम आने पर। फिर जिन्हो जिन्हा के पास भी जाता है और उसे बताता है कि वो जापान जाने वाला है और जिन्हा को थैंक यू भी बोलता है कि तुमने आज तक कभी मुझे रेड पर जाने से नहीं रोका और हमेशा मुझ पे ट्रस्ट किया, जिसके लिए थैंक यू। बट मैं चाहता हूँ कि तुम इस बार भी मुझ पे ट्रस्ट करो। ये सब सुन के जिन्हा रोने लगती है और बोलती है, इसका मतलब तुम जाने वाले हो, पर तुमने तो कहा था कि तुम नहीं जाओगे। जिन्हो बोलता है, हाँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा और मैं दूर रहकर भी तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जिसके बाद वो अपने कुछ एंड सोल्जर को वहाँ छोड़ करके चला जाता है। फिर हमें एयरपोर्ट पे जिन्हो और जिन्हो दिखाई देते हैं। उसके पीछे काफी सारे मीडिया वाले भी होते हैं। फिर वो लोग साथ में जापान के लिए निकल जाते हैं। इधर हमें जापान की आर्मी दिखाई जाती है जो टाउन को खाली करवा रही थी। मतलब सारे मॉन्स्टर धीरे धीरे करके जापान के अलग अलग सिटी में फैलते जा रहे थे और उस एरिया के आसपास जो लोग भी अब तक खाली नहीं कर पाए उनकी हेल्प आर्मी वाले कर रहे होते हैं। आर्मी वाले अभी तक खाली करवा ही रहे होते हैं कि वहाँ 2 और जाइंट मॉन्स्टर आ जाते हैं। उनके आसपास कोई हंटर भी नहीं होता हेल्प करने
है कि वहाँ दो और जाइंट मॉन्स्टर आ जाते हैं। उनके आसपास कोई हंटर भी नहीं होता हेल्प करने के लिए, तो वो लोग खुद से ही गोलियां चलाने लगते हैं। बट उन जाइंट मॉन्स्टर्स को टैंक से कुछ नहीं होता, तो कुछ गोलियों से क्या ही होगा। उन मॉन्स्टर्स को फिर गुस्सा आ जाता है और वो लोग सिविलियंस पे अटैक करने वाले होते हैं, तो आर्मी वाले उनको घेर करके खड़े हो जाते हैं। तभी वहाँ जिन्वू के सैडो सोल्जर जिमा की एंट्री होती है, जिसे जिन्वू ने कुछ टाइम पहले ही अपनी आर्मी में ऐड किया था। जिमा अपने सिर्फ एक ही अटैक से जाइंट मॉन्स्टर का काम तमाम कर देता है। ये देखकर वहाँ जापान की आर्मी भी शॉक हो जाती है, क्योंकि उन लोगों ने जिन्वू के सैडो सोल्जर को कभी देखा नहीं था। वो लोग उसको भी मॉन्स्टर ही समझ रहे होते हैं। तभी वहाँ जिन्वू और जिन्हू आ जाते हैं और जिन्वू दूसरे जाइंट मॉन्स्टर को बीच से काट देता है और जिन्हू सिविलियंस को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। जिन्वू के जापान जाने की खबर पूरे वर्ल्ड में फैल जाती है, क्योंकि सब लोग लाइव देख रहे होते हैं। तो हमें यूएसए के कुछ हंटर दिखते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं जिन्वू को लेके कि वो अपने आप को कुछ ज्यादा ही पावरफुल समझता है। 2-4 एंट्स क्या मार दिए, खुद को नेशनल लेवल हंटर समझने लगा। वो एंट्स और इस जाइंट्स के बीच में आसमान जमीन का फर्क है, वो इजिली मारा जाएगा इस बार। हमने उसके जैसे बहुत सारे हंटर देखे हैं जो खुद को 30 मार्का समझते हैं और लास्ट में अपनी जान गंवा देते हैं। वो लोग बेट वगैरह करना स्टार्ट कर देते हैं कि जिन्वू कितना दिन सरवाइव करेगा। कुछ लोग बोलते हैं 1 दिन के अंदर मर जाएगा, कुछ लोग बोलते हैं 2 दिन के अंदर मर जाएगा, तो कुछ लोग बोलते हैं 1 घंटे भी नहीं टिकेगा। उसके मरने पर अपना घर, गाड़ी, बंगला वगैरह बेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी हमें वहाँ एक और हंटर दिखाई देता है। वो और कोई नहीं, पूरे वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर थॉमस एंड्रे होता है, जो कि इस वक्त जिन्वू से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो भी बेट लगाने के लिए तैयार हो जाता है और बोलता है, मैं इस स्कैवेंजर गिल्ड की पूरी बिल्डिंग का बेट लगाता हूँ कि वो सरवाइव कर जाएगा। मतलब ये उसके मरने पे नहीं, सरवाइव करने पे बेट लगाता है, जो सुन के सब लोग काफी शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद थॉमस बोलता है, एनीवेज तुम लोगों को हमारे देश में जो एस रैंक गेट खुला है उस पे ध्यान देना चाहिए, कल उसका भी डंजन ब्रेक होने वाला है। उसके बाद मैं भी देखता हूँ कि तुम लोगों में से कितने हंटर सरवाइव करते हैं। मतलब जो हंटर कुछ देर पहले तक मस्ती मजाक कर रहे होते हैं, उनका 2 सेकंड में ही मूड बिगाड़ देता है थॉमस एंड्रे। खैर, इसके बाद अब जापान का सीन फाइनली दिखाया जाता है, जहां मीडिया वाले ऊपर से सब कुछ कवर कर रहे होते हैं। जिन्वू और उसके सैडो सोल्जर को फाइट करते हुए लाइव दिखाया जा रहा होता है। जहां जिन्वू के आने से पहले सिर्फ 2 जाइंट मारे थे जापान वालों ने 3 दिन में, वहां जिन्वू के आने के बाद ही एक के बाद एक जाइंट्स को उसके समन से इजिली मार रहे होते हैं। तभी हमें वहां गली में एक छोटी बच्ची दिखती है जो कि जाइंट से भाग रही होती है रोते हुए। जाइंट्स उसको पकड़ने ही वाले होते हैं, तभी गेस करो कौन आता है। और आते ही उस जाइंट का पहले तो हाथ काट देता है और फिर उस बच्ची को गोद में उठा करके बचा लेता है। वो और कोई नहीं, अपना इग्रिस होता है। जिसके बाद वहाँ आयरन भी आ जाता है और वो अपने कुल्हाड़ी से उस जाइंट के सर पे बजा देता है, मतलब काम तमाम कर देता है उसका। और हमेशा की तरह उसको मारने के बाद उसके ऊपर चढ़ के चिल्लाने लगता है और आसपास की बिल्डिंग तोड़ फोड़ करने लगता है। उसको देख करके इग्रिस भी लाइक, ये मेरे साथ नहीं है। इधर जिन्वू जिन्हो को बोलता है कि जल्दी से ये एरिया इवैक्यूएट करवाओ, अब सीरियस होने का टाइम आ गया है। और अराइज बोलता है और अपना कार्यक्रम शुरू कर देता है बिना किसी देरी के। जिसके बाद हमें दिखता है जापान के हंटर एसोसिएशन के ऑफिस में एक के बाद एक न्यूज आने लगती है कि ये सिटी रिकवर हो गई, वो सिटी रिकवर हो गई। मतलब कुछ ही टाइम हुआ था और जिन्वू ऑलमोस्ट जापान के 5 से 6 सिटीज रिकवर कर चुका होता है। ये सब देख करके जापान के चेयरमैन मात्सुमोटो भी शॉक हो जाते हैं। आखिर ये कैसे पॉसिबल है? हम लोग 3 दिन में सिर्फ 2 ही जाइंट मॉन्स्टर मार पाए और एक के बाद एक सिटी लूज करते जा रहे थे, बट जिन्वू ने कुछ ही घंटों में इतने सारे जाइंट मॉन्स्टर मार दिए और इतने सारे सिटीज को रिकवर भी कर दिया। फिर हमें ये सब स्टार्ट होने से पहले का सीन दिखाया जाता है, जब जिन्वू जापान के एयरपोर्ट पे लैंड किया था। तो वहाँ मात्सुमोटो गया था उसको पिक करने और इन्फॉर्मेशन देने, क्योंकि उन लोगों के पास टाइम नहीं था मीटिंग वगैरह के लिए। तो एयरपोर्ट पे ही सारी इन्फॉर्मेशन जिन्वू को दे दी गई थी। वो लोग जिन्वू को सिर्फ एक सिटी प्रोटेक्ट करने के लिए बोल रहे थे, जिसको अभी सबसे ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि मात्सुमोटो को जिन्वू पे विश्वास नहीं था कुछ खास। उसे लग रहा था कि ये अकेला क्या ही कर लेगा, इसीलिए वो चाहता था कि जिन्वू एक सिटी में जाके जाइंट्स को बिजी रखे। तब तक वो लोग दूसरे कंट्री से नेगोशिएट करके नेशनल लेवल हंटर को हायर कर लें। लेकिन जिन्वू मना कर देता है कि वो सिर्फ एक सिटी में नहीं जाएगा। उसका प्लान था अपने शैडो सोल्जर को सारी सिटीज में डिवाइड करके एक साथ सब कुछ सेव करने का। ये सुनकर के सब लोग शॉक हो जाते हैं। मात्सुमोटो को उस टाइम तो कुछ समझ नहीं आता, बट अब उसे समझ आ रहा था कि जिन्वू क्या चाहता था। वो सारे जायंट्स और उसके बॉस को अकेले मारने आया था।
अब इधर हमें जिन्हों दिखाई देता है जो कि सारे जाइंट मॉन्स्टर जो मर गए थे उनके शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। अब तक उसके पास 6 जाइंट शैडो सोल्जर हो गए थे, लेकिन वो उन सब का नाम देने में कंफ्यूज हो रहा था। तो वो डिसाइड करता है कि उनका नाम सिर्फ नंबर रखने का, जैसे नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तभी उधर से बेरू एक और जाइंट मॉन्स्टर की बॉडी लेके आता है। तो जिन्वू बोलता है इसका नाम नंबर 7 रहेगा। मतलब जिन्वू के पास इतने ज्यादा शैडो सोल्जर हो गए थे कि उसके पास नाम कम पड़ने लगे थे, तो उसने नंबर रखना स्टार्ट कर दिया था। वैसे ये सारे जाइंट्स को जिन्वू ने ही डिफीट किया था अब तक, और उसके बाकी के शैडो सोल्जर पूरे जापान के अलग अलग सिटीज में फैल चुके थे। सारे एस रैंक हंटर जो जाइंट के पीछे थे उनकी हेल्प करने गए थे। वैसे हेल्प बोलना भी गलत होगा क्योंकि उन लोगों से एक भी जाइंट मॉन्स्टर मारा नहीं जा रहा था। जिन्वू के शैडो सोल्जर जैसे ही वहाँ पहुँचे, एक के बाद एक जाइंट मॉन्स्टर मरते गए और सिटी सिक्योर होती गई। हालांकि जिन्वू के शैडो सोल्जर के पास एक बड़ा एडवांटेज भी था कि वो मर नहीं सकते थे, मतलब वो लोग अनलिमिटेड बार रीजनरेट हो सकते थे। आपको पता ही है कि ब्लैक हार्ट मिलने के बाद जिन्वू का माना 1 लाख से ऊपर चला गया था, तो जिन्वू जितनी बार चाहे उनको रीजनरेट कर सकता था और फिर भी उसका माना खत्म नहीं होता था। इसीलिए वो लोग इतनी इजीली हर सिटी को क्लियर करते जा रहे थे। हमें दिखता है कि जापान में ऑलमोस्ट सभी सिटीज इवैक्यूएट हो चुकी थी और वहाँ कोई लोग नहीं थे। तो जो छोटे मोटे न्यू डंजन गेट्स खुल रहे थे उनका किसी को पता भी नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से काफी सारी सिटीज में डंजन ब्रेक होने लगते हैं और मॉन्स्टर आने लगते हैं। छोटे मोटे न्यू डंजन गेट्स खुल रहे थे, उनका किसी को पता भी नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से काफी सारे सिटीज में डंजन ब्रेक होने लगते हैं और मॉन्स्टर आने लगते हैं। ये मॉन्स्टर भले ही लो लेवल के होते हैं, लेकिन फिर भी वो लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे थे, क्योंकि सारे हंटर्स तो जाइंट से फाइट करने में बिजी थे। इन छोटे मॉन्स्टर पे किसी का ध्यान ही नहीं था। मतलब एक तरह से जापान पूरी तरह से तबाह हो चुका था। लेकिन जिन्हों के शैडो सोल्जर के आने के बाद एक मॉन्स्टर मरने लगे और सिटीज वापस से रिकवर होने लगी। अब हमें दिखता है कि डंजन ब्रेक को 7 दिन हो चुके थे। जिन्हों और जिन्हों फाइनली टोक्यो पहुंच जाते हैं, जहां से सब शुरू हुआ था। वहाँ हानेकावा भी होती है। वही गोटो रियोजी की मैनेजर वो बताती है कि अभी यहाँ कोई हंटर नहीं है हमारे सिवा। यहीं से सारे जाइंट्स पूरे जापान में फैल गए थे, तो हमें सभी हंटर्स को अलग अलग भेजना पड़ा। हमारे पास टोटल 15 हंटर थे ये सब स्टार्ट होने से पहले, जिसमें से 6 जापान के थे और 9 बाकी कंट्री से हायर किए गए थे, जिसमें से यूरी ऑर्लो के साथ 3 और एस रैंक हंटर मर चुके हैं। और ए रैंक या उससे नीचे के कितने हंटर्स मर गए उसका तो हमने काउंट करना भी छोड़ दिया। मतलब काफी भारी कैजुअलिटीज हुई थी। फिर वो जिन्हों को थैंक यू बोलती है कि उसके आने के बाद सिचुएशन अब कंट्रोल में आ गई है और पहले से बेटर हो चुकी है। अब ऑलमोस्ट सारे जाइंट्स मर चुके हैं। तो जिन्हों बोलता है इसका मतलब अब सिर्फ वो बचा है जो गेट को गार्ड कर रहा है। जिन्हों को इस सिटीज का नजारा देख के डीमन कैसल का याद आ जाता है। वहाँ भी कुछ ऐसा ही डिस्ट्रक्शन उसने देखा था। जिन्हों सोचता है शायद सिस्टम ने पहले ही मुझे हिंट दे दिया था। खैर अब तो सिस्टम ही मर चुका है, तो शायद ये सब मिस्ट्री ही रह जाएगी। उसके बाद जिन्हों हानेकावा से बोलता है तो चलो फिर इसे खत्म किया जाए। फाइनली सब लोग आ ही गए। हानेकावा कंफ्यूज होकर के बोलती है क्या मतलब, अभी तो यहाँ एक भी हंटर नहीं आया है, क्या तुम अकेले जाने वाले हो? जिन्हों बोलता है नहीं, सभी लोग आ गए हैं, ठीक से देखो। जिसके बाद हमें जिन्हों की पूरी शैडो आर्मी दिखाई देती है। जिन्हों ने जिन्हें अलग अलग सिटीज में भेजा था वो सब अपने अपने मिशन कंप्लीट करके वापस आ चुके थे। मतलब लिटरली उसकी पूरी शैडो आर्मी वहाँ आ जाती है। टस्क, आयरन टैंक, इग्रिस, बेरू और जितने भी जाइंट मॉन्स्टर जिन्हों ने मारा था वो भी अब उसकी शैडो आर्मी का पार्ट बन चुके थे। जिन्हों उन सबको शाबाशी देता है, तुमने काफी अच्छा काम किया। उसकी शैडो आर्मी का पार्ट बन चुके थे। जिन्हों उन सबको शाबाशी देता है, तुमने काफी अच्छा काम किया। और जिन्हों को बोलता है तुम दूरी बना के रखना। फिर जिन्हों अपने शैडो आर्मी को एक लाइन में खड़ा करता है और हाथ ऊपर करके जोर से चिल्लाता है माय सोल्जर्स अटैक। भाई लिटरली यहाँ पे तो गूज बम्स आ जाता है, जैसे कैप्टन अमेरिका ने बोला था एवेंजर्स असेंबल। बिल्कुल वैसे ही फील आ रहा था इस सीन में। सारे शैडो सोल्जर्स एक साथ मिलके आगे बढ़ने लगते हैं। वो मॉन्स्टर भी गेट के पास अपना स्वॉर्ड लेके मस्त बैठा होता है। ये जाइंट बाकी जाइंट्स के कंपेयर में काफी स्ट्रांग होता है। इसी ने यूरी का बैरियर भी तोड़ा था। अब जैसे ही जिन्हों की शैडो आर्मी उसके करीब पहुंचती है, वो उठ के खड़ा हो जाता है और तेजी से भागते हुए इनकी तरफ आता है। रास्ते में हजारों शैडो सोल्जर को चीरते हुए आता है। वो अपने स्वॉर्ड को कंटिन्यूअसली घुमा भी रहा होता है, तो जो भी शैडो सोल्जर उसके सामने आता है हवा में उड़ जाता है जैसे कोई खिलौना हो। वो साइज में इतना बड़ा होने के बावजूद भी काफी तेज था। कोई भी शैडो सोल्जर उसे टच तक नहीं कर पा रहा था। वैसे इग्रिस और बेरू अभी फाइट में नहीं गए होते हैं, वो जिन्हों के साथ ही होते हैं। जिन्हों ये सब देख के समझ चुका होता है कि वो जाइंट काफी स्ट्रांग है और ये इतनी आसानी से तो नहीं मरेगा। इधर वो जाइंट रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसने टस्क को भी अपने एक ही अटैक से खत्म कर दिया था। तभी पीछे जाइंट वाले शैडो सोल्जर भी अटैक करने आ जाते हैं, लेकिन वो भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते और ये जाइंट उनको भी इजिली खत्म कर देता है।
लेकिन जब वो फाइट में बिजी होता है, नीचे से छोटे छोटे एंट सोल्जर उसके पैरों पे चढ़ने लगते हैं और उसे काटने लगते हैं, जिसकी वजह से वो ज्यादा हिलने डुलने लगता है और काफी सारे एंट सोल्जर को कुचल के मार देता है। ये सब देख के बैरू को गुस्सा आ जाता है। वो भी फाइट करने के लिए जाने लगता है, लेकिन जिन्वू उसे रोक देता है और कहता है अभी नहीं, क्योंकि वो मॉन्स्टर कितने भी शैडो सोल्जर को मार दे, जिन्वू उनको बार बार रीजनरेट कर सकता था। मतलब उसके 1 लाख प्लस माना पॉइंट्स होते हैं और वो उन सबको फिर से रीजनरेट करता जा रहा था। इधर वो जाइंट भी हार मानने को तैयार नहीं था। वो बार बार सारे सोल्जर्स को खत्म किए जा रहा था। धीरे धीरे जिन्वू का माना भी तेजी से खत्म होने लगता है। 1,09,000 से स्टार्ट हुआ था और अब 90,000 तक आ गया था। जिन्वू दूर से ही सिर्फ फाइट नोटिस कर रहा था और उसका वीक स्पॉट ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। जिन्वू अब खुद फाइट में जाने का डिसाइड करता है। वो तुरंत काइजल को बुलाता है और उस पर सवार होकर निकल जाता है। उसके साथ इग्रिस भी होता है और बैरू भी पीछे से उड़ते हुए आ रहा होता है। जैसे ही वो लोग उसके पास पहुंचते हैं, इग्रिस अपने स्वॉर्ड से उस जाइंट पे अटैक करता है, लेकिन वो जाइंट उसको डॉज कर लेता है। लेकिन जब तक वो डॉज करने में बिजी होता है, जिन्वू अपने डैगर से अटैक करके उसकी एक आंख फोड़ देता है। इधर मौका देख करके बैरू अटैक करता है उसके फेस पे। फिर जिन्वू अपनी रूलर्स अथॉरिटी स्किल यूज करके अटैक करता है, लेकिन वो सिर्फ थोड़ा ही घायल होता है, ज्यादा कुछ नहीं होता। इधर हानेकावा ये सब फाइट देख के सोच रही होती है कि ऐसा लग रहा है जैसे फाइट ह्यूमन और मॉन्स्टर के बीच में नहीं, बल्कि मॉन्स्टर और मॉन्स्टर के बीच में हो रही है। फिर अब जिन्वू अपना फाइनल अटैक करने का सोचता है, जिसमें उनकी मदद बैरू भी करता है। वो तुरंत उस जाइंट के मुंह में घुस जाता है और उसके पेट के अंदर चला जाता है और अपने बड़े बड़े नाखून से उस जाइंट के बॉडी को अंदर से काटना शुरू कर देता है। और फिर जिन्वू भी अपना म्यूटिलेट वाला स्किल यूज करके बाहर से हजारों जगह एक साथ काट देता है, जिसके बाद उस जाइंट का काम तमाम हो जाता है। फिर सिस्टम का नोटिफिकेशन भी आ जाता है, यू हैव डिफीटेड द एनिमी। इसके बाद अब जिन्वू का 4 लेवल भी बढ़ जाता है, मतलब 104 से सीधा 108 लेवल हो जाता है। तो आप समझ सकते हो कि ये जाइंट कितना स्ट्रॉन्ग था। जिन्वू को पहले लग रहा था कि ये इस डंजन का बॉस होगा, लेकिन इसको मारने के बाद सिस्टम से यू डिफीटेड द डंजन बॉस का कोई मैसेज नहीं आता, जिसका मतलब रेड अभी तक खत्म नहीं हुआ था। इस डंजन का बॉस अभी भी जिंदा है और वो इन सबसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। जिन्वू उसका शैडो एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो फेल हो जाता है। तभी वहाँ डंजन के गेट से एक काफी तेज मैजिकल स्टॉर्म रिलीज होती है। जिन्वू, बैरू और बाकी के हाई लेवल शैडो सोल्जर्स पे इसका कोई असर नहीं होता, लेकिन जो लो लेवल शैडो सोल्जर होते हैं वो तो उड़ने लगते हैं। तभी जिन्वू को जिन्हू की याद आती है। वो उसको बचाने जा ही रहा होता है कि वो देखता है कि इग्रिस ऑलरेडी उसको सेव कर चुका था, तो कोई चिंता की बात नहीं थी। जिन्वू नोटिस करता है कि वो डंजन गेट जाइंट की बॉडी से मैजिकल एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा था और वो एनर्जी वेव इतनी पावरफुल होती है कि दूर खड़े जिन्वू के फेस पे भी कट लग जाता है। जिसके बाद जिन्वू डिसाइड करता है कि वो डंजन के अंदर जाके देखेगा कि अंदर आखिर ऐसा क्या चीज है। वो जिन्हू को बाहर ही रुकने के लिए बोलता है। जिसके बाद जिन्वू और बेरू अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही उन्हें एक बहुत ही बड़ा कैसल दिखाई देता है। वो लोग कैसल देख ही रहे होते हैं कि तभी अंदर से किसी की हंसने की आवाज आती है। वो लोग और भी अंदर जाते हैं तो उन्हें एक जाइंट मॉन्स्टर दिखाई देता है, जैसे 8 से 10 मोटे मोटे चैन से बांध के रखा गया था और फ्लोर पर एक सीलिंग पैटर्न भी बना होता है। वो अभी भी हंस रहा होता है तो जिन्वू बोलता है, तुम्हारे डंजन में एनिमी आ गए और तुम्हें हंसी आ रही है। और वो मॉन्स्टर हंसते हुए बोलता है, देखो तो जरा मुझसे मिलने कौन आया है, खुद शैडो मोनार्च। और फिर वो जिन्वू का वेलकम करता है। जिन्वू सोच रहा होता है कि क्या ये बॉस है इस डंजन का। तभी वो मॉन्स्टर जिन्वू से कहता है कि उसकी चेन्स खोल दे और बोलता है, मुझे पता है रूलर्स लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं, मुझे जल्दी से बाकी मोनार्च को भी बताना होगा। जिन्वू पूछता है, तो तुम्हारा ये हाल किसी रूलर ने किया है? वो मॉन्स्टर बोलता है, हाँ, वो लोग मुझे यूज कर रहे हैं। ये सब एक पहली झलक है आने वाले वॉर की। वो वॉर इससे कई ज्यादा खतरनाक होगी। जिन्वू सोचता है, मैंने पहले भी बहुत कोशिश की है मॉन्स्टर से बात करने की, उनके ओरिजिन्स के बारे में जानने की, लेकिन कभी किसी ने कुछ नहीं बताया। लेकिन ये तो खुद से सब कुछ बता रहा है। इसीलिए जिन्वू डिसाइड करता है कि उससे और भी सवाल पूछने का। सबसे पहले वो पूछता है, आखिर ये रूलर्स लोग कौन और क्या है? तो वो मॉन्स्टर बिना किसी जवाब सवाल किए कहने लगता है, रूलर्स लोग मोनार्च के बहुत पुराने दुश्मन है। जिन्वू सोचता है, मोनार्च के एनिमी है तो कहीं वो लोग मेरे भी तो एनिमी नहीं? फिर जिन्वू पूछता है, उन लोगों ने
उन लोगों ने अगर तुम्हें चेन से बांध रखा है, इसका मतलब कहीं तुम भी तो एक मोनार्च नहीं हो। वो मॉन्स्टर बोलता है, हाँ सही कहा तुमने, मैं भी एक मोनार्च हूँ। इस वक्त जितने भी रूलर्स और मोनार्च हैं, सब तुम्हारे खिलाफ है और तुम्हें ढूंढ रहे हैं, और तुम्हारे पास अभी उनसे लड़ने के लिए इनफ स्ट्रेंथ नहीं है। इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा अगर तुम मुझे इस चेन से आजाद कर दोगे तो। जिन्वू गुस्से में बोलता है, तुम मेरी हेल्प करोगे? तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लूंगा? एक मॉन्स्टर कब से इंसानों की मदद करने लगा? जिसपे वो मोनार्च बोलता है, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें खुद पर विश्वास दिला के रहूंगा। और फिर वो कुछ मंत्र चैंट करने लगता है एक अलग लैंग्वेज में। जिन्वू को लगता है कि वो अटैक करने की कोशिश कर रहा है, तो वो सावधान हो जाता है और अपने दोनों डैगर्स निकाल लेता है। लेकिन तभी उसके सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आता है, किंग ऑफ जायंट्स लेजिया ने प्लेज ऑफ ऑनेस्टी का प्रस्ताव रखा है, क्या आप एक्सेप्ट करोगे? मतलब उस मोनार्च का नाम लेजिया होता है। उसने एक प्लेज ऑफ ऑनेस्टी का रिक्वेस्ट भेजा था, जिसको एक्सेप्ट करने के बाद ना तो जिन्वू और ना ही लेजिया एक दूसरे से झूठ बोल सकते हैं। तो जिन्वू पहले कंफ्यूज हो जाता है ये देखकर, क्योंकि ऐसा कुछ पहली बार हुआ था, लेकिन उसे अपने सवालों के जवाब भी चाहिए थे, इसीलिए वो एक्सेप्ट कर लेता है। अब उनके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है कि दोनों में से कोई झूठ नहीं बोल सकता। जिसके बाद लेजिया बोलता है, पहले तुम मुझे ये चेन से आजाद करो, फिर मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो जिन्वू सरकाज़म में बोलता है, हाँ जैसे कि मैं तुम्हारी बातों पर बिलीव करता हूँ। लेकिन वो ये बोलते बोलते बीच में रुक जाता है। वो चाह कर भी कुछ नहीं बोल पा रहा था। जिसपे लेजिया बोलता है, यही तो कमाल है प्लेज ऑफ ऑनेस्टी का, ये तुम्हें और मुझे झूठ बोलने से इसी तरह रोकेगी। फिर जिन्वू समझ जाता है और बोलता है, अच्छा सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि मैं तुमसे इतनी फ्रीली कैसे बात कर पा रहा हूँ बिना किसी रुकावट के। इससे पहले जब मैं किसी मॉन्स्टर से बात करता था और उनके बारे में जानना चाहता था तो किसी ने कुछ नहीं बताया। जिसपे लेजिया बोलता है, कौन से मॉन्स्टर? तो जिन्वू बोलता है, वही जो गेट से बाहर आते हैं। जिसपे लेजिया बोलता है, तुम एक छोटे मोटे डंजन से निकले बीस्ट को मेरे जैसे मोनार्च के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हो? हम मोनार्च लोग उन पे राज किया करते थे। वो बताता है कि गेट से निकले डंजन के बीस्ट ऐसे सोल्जर हैं जिसे रूलर्स ने हराने के बाद उन्हें लाखों साल से कैद करके रखा है। क्योंकि वो इतने सालों से कैद है, इसीलिए उनका दिमागी संतुलन खराब हो चुका है। लेकिन मैं उन सबसे अलग हूँ, मैं एक किंग हूँ, ना कि कोई बीस्ट। इसीलिए इतने सालों से कैद में रहने के बाद भी मेरा दिमाग अब तक ठीक है। मैं बहुत सालों से इस पल का इंतजार कर रहा था, मतलब भागने का मौका ढूंढ रहा था, और अब मुझे किस्मत ने तुमसे मिला दिया। ये सब सुन के जिन्वू लेजिया से पूछता है, क्या रूलर्स वही होते हैं जो सिल्वर आर्मर पहनते हैं और उनके पीठ पे विंग्स भी होते हैं? क्या वही लोग हमारे वर्ल्ड में इतने टाइम से डंजन बीस्ट को भेज रहे हैं? लेजिया बोलता है, हाँ बिल्कुल वही रूलर्स हैं जो डंजन से अपनी आर्मी भेजते रहते हैं। तो जिन्वू बोलता है, आखिर ऐसा क्यों? उनका हमने क्या बिगाड़ा है जो वो लोग मॉन्स्टर भेज रहे हैं? जिसपे लेजिया बोलता है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, वो लोग वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। मतलब ये सब छोटे मोटे गेट्स जो खुलते हैं, ये सब एक बहुत ही बड़े वॉर की प्रिपरेशन है। रूलर्स लोग इस वर्ल्ड को एक बैटलफील्ड बनाना चाहते हैं और फिर एक आखिरी बार सारे मोनार्च के साथ फाइट करना चाहते हैं। जिन्वू बोलता है, ये बात मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। अर्थ को सिर्फ एक बैटलफील्ड बनाने के लिए इतने टाइम से ये सब हो रहा है। आखिरी में रूलर्स का असली इरादा क्या है? जिसपे लेजिया बोलता है, वो काफी सिंपल है, उनका सिर्फ एक ही इरादा है, तुम्हारे वर्ल्ड को माना से भर देना। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जिस गेट से निकले मॉन्स्टर से लोग इतना डरते हैं, उसी गेट से निकले माना क्रिस्टल को सब भगवान की तरह मानते हैं और उसका यूज तरह तरह के वेपन्स और चीजों बनाने में हो रहा है। धीरे धीरे करके मैजिकल एनर्जी पूरे वर्ल्ड में फैल रही है और लोग अब उसी पे डिपेंड हो रहे हैं। रूलर्स लोग यही चाहते हैं। वो जानबूझकर के इतने समय से गेट्स के अंदर माना क्रिस्टल भेज रहे हैं और मॉन्स्टर के अंदर माना कोर एसेंस स्टोन डाल करके भेजते आ रहे हैं। लेजिया बोलता है, रूलर्स कैद मॉन्स्टर के अंदर माना कोर एसेंस स्टोन डाल करके भेजते आ रहे हैं। लेजिया बोलता है, रूलर्स कैद हुए बीस्ट को यूज करके इस वर्ल्ड में माना को फैला रहे हैं, जिसकी वजह से माना की डेंसिटी भी बढ़ती जा रही है। वो लोग चाहते हैं कि हंटर्स उन बीस्ट को डिफीट करें और उनके दिए गए माना क्रिस्टल को पूरे वर्ल्ड में फैलाएं। बीस्ट का मरना और क्रिस्टल से निकला माना इस वर्ल्ड को पावरफुल बनाता है, इसलिए रूलर्स एक ऐसी दुनिया बना रहे हैं जो इस आने वाले वॉर के दौरान खत्म ना हो। जिन्वू पूछता है, ये वॉर से क्या मतलब है तुम्हारा? तो लेजिया बोलता है, बहुत ही जल्द मोनार्च और रूलर के बीच में फिर से एक बहुत बड़े स्केल पर वॉर होने वाला है, जिसकी वजह से तुम्हारी ये दुनिया जिंदा नरक बन जाएगा। इसीलिए हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अगर हमारे मिलने की बात फैल गई तो रूलर्स और मोनार्च खड़े होकर के सिर्फ देखते नहीं रहेंगे,
जिन्हों पूछता है तुम इतने टाइम से बोल रहे हो कि वो लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं ये तो बताया ही नहीं। जिसपे लेजिया बोलता है तुम्हें सच में कुछ भी नहीं पता है, तुम्हारे पास ये जो पावर है वो एक्चुअली तुम्हारी नहीं है, फिर भी तुम्हारे पास ये पावर्स हैं। इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि इस पावर का ओरिजिनल ओनर ने बाकी मोनार्च को धोखा दे दिया, इसीलिए अब तुम मोनार्च और रूलर दोनों के एनिमी बन चुके हो। हालांकि मैं कसम खा के बोलता हूँ कि मैं तुम्हारे साइड से ही फाइट करूंगा अगर तुम मेरी हेल्प करते हो तो। जिन्हो बोलता है अगर तुम मेरे साइड से ही लड़ने वाले हो तो क्यों ना तुम्हें अपने शैडो सोल्जर में कन्वर्ट कर दूं। जिसपे लेजिया बोलता है सारे मोनार्च और रूलर के पास अपनी स्पिरिचुअल बॉडी होती है, तो उनके मरने के बाद उनकी बॉडी अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाती है, इसीलिए तुम उन्हें शैडो में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। जिन्हो सोचता है अच्छा तो ये बात है, लेकिन अभी भी उसे लेजिया पे विश्वास नहीं हो रहा था। भले ही वो झूठ नहीं बोल रहा था, बट जिन्हो को कुछ अजीब फील हो रहा था। जिसके बाद जिन्हो अपने डैगर्स लेके लेजिया की तरफ बढ़ता है और उससे पूछता है क्या तुम सच में मेरे साइड से फाइट करोगे। लेजिया बोलता है हाँ बिल्कुल, अगर तुम मुझे इस चेन से रिलीज करते हो तो। जिन्हो उसके एक हाथ का चैन काट देता है और उससे एक सवाल करता है तो इसका मतलब ये है कि तुम ह्यूमैनिटी के साइड भी हो। ये सुनकर लेजिया कुछ बोल नहीं पाता। तुम ह्यूमैनिटी के साइड भी हो, ये सुनकर लेजिया कुछ बोल नहीं पाता और चुप हो जाता है क्योंकि वो झूठ नहीं बोल सकता था। जिन्हो पूछता है क्या हुआ, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, क्या प्लेज ऑफ ऑनेस्टी तुम्हें झूठ बोलने नहीं दे रही। फिर जिन्हो की नजर उसके गले पे लगे माना क्रिस्टल पे जाती है तो वो बोलता है कहीं ऐसा तो नहीं कि उस माना क्रिस्टल की वजह से तुम्हें भी रूलर्स की आवाज सुनाई देती है जो इंसानों को मारने के लिए कहती है बाकी मॉन्स्टर्स की तरह, कहीं तुम भी तो उनके कंट्रोल में नहीं हो। ये सुनते ही लेजिया अपने एक हाथ से जिसे जिन्हो ने रिलीज किया था अटैक कर देता है, लेकिन जिन्हो डॉज कर लेता है और बोलता है मैं तुम्हारे साथ डील नहीं कर सकता, तुम्हें जिंदा रखना काफी डेंजरस हो सकता है, और उसके चेस्ट में डैगर से स्टैब कर देता है। लेजिया बोलता है नहीं तुम गलत हो, डेंजरस मैं नहीं तुम हो इस दुनिया के लिए, और वो अपने मुंह से जिन्हो को बाइट करने की कोशिश करता है, बट जिन्हो उसको डॉज करके फिर से 8 से 10 बार उसके चेस्ट में स्टैब कर देता है। जिसके बाद लेजिया गुस्से में बोलता है तुम्हारा वर्ल्ड बहुत ही जल्दी एक जंग का मैदान बन जाएगा और मैं दुआ करूंगा कि जिनको भी तुम बचाना चाहते हो वो सब इस युद्ध के अग्नि में जल के राख हो जाएं। ये सुनकर जिन्हो गुस्से में आ जाता है और बोलता है मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा, और तुरंत लेजिया का सर काट देता है। जिसके बाद उसे सिस्टम का नोटिफिकेशन मिलता है कि तुमने इस डंजन के बॉस को डिफीट कर दिया और 9 मोनार्च में से एक मोनार्च ऑफ बिगिनिंग को हरा दिया। लेजिया को डिफीट करने के बाद जिन्हो का लेवल तेजी से ऊपर चला जाता है, मतलब सीधा 108 से 122 हो जाता है जिन्हो का। भले ही लेजिया को डिफीट करने में मेहनत नहीं लगी हो, लेकिन वो काफी स्ट्रॉन्ग एनिमी था। अगर चैन में बंधा नहीं होता तो जिन्हो को दिक्कत भी हो सकती थी, इसीलिए इतना स्ट्रॉन्ग एनिमी को डिफीट करने के बाद सीधा एक बार में 14 लेवल प्लस हो गया। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक बहुत ही बड़े मेंशन में, जो कि एक नेशनल लेवल हंटर का होता है। अब जैसा कि आपको पता है कि इस वर्ल्ड में टोटल 5 ही नेशनल लेवल हंटर हैं, और अब तक स्टोरी में इस नेशनल लेवल हंटर को पहली बार दिखाया गया है। इसका नाम क्रिस्टोफर रीड होता है और वो भी अमेरिका का ही एक हंटर होता है। उससे मिलने कोई हेलीकॉप्टर से आता है जिसके साथ लेडी सेलर भी होती है, वही जो किसी भी हंटर की पावर को अपग्रेड कर सकती है। वो लोग बोलते हैं और बोलता है लेडी सेलर आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, लेकिन हम लोग इतने भी क्लोज नहीं है कि आप इस तरह का फालतू जोक्स मार सकें। लेडी सेलर बोलती है नहीं ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली मुझे एक सपना आया था आपके बारे में, उस सपने में आपको कुछ लोगों ने घेर रखा था। इतना सुनकर के क्रिश और गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम लोग इतनी दूर उड़ के आए सिर्फ नॉनसेंस बातें करने आए हो कि तुमने कोई फालतू से सपना देखा, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ, मैं एक नेशनल लेवल हंटर हूँ, कोई भी मुझे नहीं हरा सकता। फिर भी चलो एक पल के लिए मान भी लूं कि तुम्हारा सपना सच हो सकता है, तो तुम मुझे ये बताओ कि आखिर कौन है जो मेरी हेल्प कर सकता है, एक नेशनल लेवल हंटर की हेल्प कौन कर सकता है। जिसपे लेडी सेलर बोलती है एक हंटर ऐसा है जो शायद से आपकी हेल्प कर सकता है, जो कि हंटर संग जिन्हो है कोरिया से। अब ये सुनकर के क्रिश भी शॉक हो जाता है। इसके बाद हमें जिन्हो का सीन दिखाया जाता है जो उस डंजन से बाहर निकल रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि अब मुझे और भी स्ट्रॉन्ग होना होगा। जिन्हो के एस रैंक गेट को क्लियर करने की न्यूज पूरे वर्ल्ड में आग की तरफ फैल जाती है। सोशल मीडिया पे तो लोग पागल हो रहे थे। उन लोगों का मानना था कि अब जिन्हो एक नेशनल लेवल हंटर जितना स्ट्रॉन्ग है। जेजू आइलैंड के बाद तो सिर्फ कोरिया में ही नाम हुआ था, बट अब पूरे वर्ल्ड में जिन्हो का नाम फैल गया था। हमें दिखाया जाता है कि एक जायंट समुद्र के रास्ते चाइना के बॉर्डर के पास चला गया था।
जहाँ चाइना का एक नेशनल लेवल हंटर उसे इजिली मार चुका था। इधर जापान हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन खुद को पुलिस के हवाले कर देता है ये सारी चीजों की जिम्मेदारी लेते हुए। इधर हमें यूएस के एस रैंक हंटर लोग भी दिखते हैं। वो लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं एक पार्टी में, क्योंकि उन्होंने अपने कंट्री का एस रैंक गेट क्लियर कर दिया था। उनके साथ थॉमस एंड्रे भी होता है। वो लोग हंसी मजाक और पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी थॉमस एंड्रे की मैनेजर वहां आती है और बोलती है, सर एक प्रॉब्लम है। इस साल का जो इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस होने वाला है उसमें हंटर संग जिनवू के आजिन गिल्ड को भी इनवाइट किया गया है। जिसपे थॉमस एंड्रे एक्साइटेड होकर बोलता है, इसका मतलब जिनवू अमेरिका आने वाला है। अब इधर जापान में जिनवू के शैडो सोल्जर ने जितने भी जायंट्स को मारा था उन सबको जिनवू अपनी शैडो आर्मी में ऐड कर रहा था। जिनवू की एबिलिटी देख करके वहाँ के लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहली बार ऐसा कुछ देखा था। ये देखकर जिनवू भी प्राउड फील कर रहा होता है जिनवू पे। तभी जिनवू के पास हानेकावा आती है और बोलती है, तुम्हारे लिए एक कॉल है। वो जैसे ही जिनवू अपनी शैडो आर्मी में ऐड कर रहा था। जिनवू की एबिलिटी देख करके वहाँ के लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहली बार ऐसा कुछ देखा था। ये देखकर जिनवू भी प्राउड फील कर रहा होता है जिनवू पे। तभी जिनवू के पास हानेकावा आती है और बोलती है, तुम्हारे लिए एक कॉल है। वो जैसे ही कॉल पे बात करता है तुरंत उसका मूड चेंज हो जाता है। उसके चेहरे से हंसी गायब हो जाती है और वो जिनवू को बोलता है, मुझे अभी कोरिया वापस जाना होगा। जिनवू पूछता है, क्या हुआ, क्या मैटर है? लेकिन वो बोलता है, नहीं बस छोटी सी फैमिली प्रॉब्लम है। जिनवू समझ जाता है कि क्या मैटर है, इसीलिए उसे जाने देता है। जिसके बाद जिनवू हेलीकॉप्टर में बैठकर तुरंत एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है और फिर कुछ टाइम के बाद कोरिया पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर उसे उसके डैड के बारे में पता चलता है और उनके पास ले जाया जाता है। उसके डैड की जो इटर्नल स्लीप की बीमारी थी वो फाइनल स्टेज पे आ चुकी थी, तो वो अब परमानेंटली स्लीप में जा चुके थे। जिन्हों उनके पास जाने की कोशिश करता है, बट उनका मैनेजर उसे रोक लेता है और बोलता है, तुम्हारे पास जाने से सिचुएशन और भी खराब हो सकती है, क्योंकि तुम हंटर हो। जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा रोने वगैरह लगता है और बोलता है, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं बहुत ही यूजलेस सन हूँ। क्योंकि जिन्हों काफी टाइम से अपने फादर से लड़कर घर भी छोड़ दिया था, लेकिन अब उसे काफी रिग्रेट हो रहा था। हमें दिखाया जाता है कि ये सब जिन्हों भी देख रहा होता है अपने प्रेजेंस हाइड करके। फिर जिन्हों अपने घर चला जाता है अपनी माँ से मिलने। जिन्हों ये सब देख के पिघल जाता है और वो हेल्प करने का डिसाइड करता है। जब सभी लोग हॉस्पिटल से चले जाते हैं तो वो चुपके से जाके होली वाटर ऑफ लाइफ की बोतल उन्हें पिला देता है और बोलता है, मैं अपने भाई को इस तरह रोते हुए नहीं देख सकता। मुझे पता है कि तुम्हारा बर्थडे आने वाला है कुछ दिनों में, इसीलिए ये छोटा सा गिफ्ट तो दे ही सकता हूँ। तभी वहाँ जिन्हों की बहन आ जाती है हॉस्पिटल में। उसको अभी अभी पता चला होता है। वो भाग के अपने डैड के पास जाती है तो देखती है कि वो ऑलरेडी जाग चुके हैं। तो वो जोर से गले लगा लेती है और रोने वगैरह लगती है। वहाँ डॉक्टर लोग भी होते हैं जो काफी शॉक हो जाते हैं कि ये कैसे हुआ। जिन्हों तब तक वहाँ से जा चुका होता है, लेकिन अब उसे वापस जापान भी जाना था, क्योंकि वो वहाँ सब कुछ पूरी तरह से क्लियर करके नहीं आया था। बट अब वो अगले 2 घंटे तक वापस नहीं जा सकता था, क्योंकि उसका शैडो एक्सचेंज स्किल कूल डाउन में था। तो जिन्हों सोचता है कि अब 2 घंटे के लिए फ्री हूँ, तो क्यों ना आसपास के जो भी डंजन गेट्स खुले हैं उनको क्लियर कर दूं। तभी सीन शिफ्ट होता है क्रिस्टोफर रीड के मेंशन में। वहाँ रात का टाइम होता है और क्रिस्टोफर अपने बेड पर सो रहा होता है। तभी उसकी नींद खुलती है और उसे कुछ अजीब सा फील होता है। वो उठकर अपने रूम से बाहर आता है देखने के लिए, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। बस चारों तरफ सन्नाटा होता है, मतलब कुछ ज्यादा ही शांत होता है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इसीलिए क्रिस्टोफर पास के टेबल पर रखे एक वाइन ग्लास को उठा के जमीन पर गिरा देता है और उसका शक यकीन में बदल जाता है। वो ग्लास टूट जाता है, फिर भी आवाज नहीं होती, जैसे किसी ने उस मेंशन के अंदर सारी साउंड को सप्रेस कर दिया हो। क्रिस्टोफर समझ जाता है कि वहाँ उसके अलावा भी और कोई है। वो पूछता है, कौन है, सामने आओ। तभी उसे लेडी सेलनर की बात याद आती है जो उसने वार्निंग के तौर पे कही थी। क्रिस को एक पल के लिए लगता है कि कहीं वो सब सच में तो नहीं होने वाला। तभी उसके सामने एक मोनार्च आ जाता है, मोनार्च ऑफ आयरन बॉडी। सिर्फ इतना ही नहीं, क्रिस्टोफर के पीछे 2 और मोनार्च आ जाते हैं, जिनमें से एक बीस्ट मोनार्च होता है और दूसरे का नाम मुझे नहीं पता। अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बता देना। ये सब देख के क्रिस्टोफर काफी शॉक हो जाता है और पूछता है, आखिर कौन हो तुम लोग? लेकिन मोनार्च लोग किसी और लैंग्वेज में ही रिप्लाई करते हैं जो क्रिस्टोफर को समझ नहीं आता। वो पूछता है, तुम क्या कहना चाह रहे हो? तभी आयरन बॉडी मोनार्च बोलता है, चुप रहो, मैं तुमसे नहीं बात कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे पीछे जो है उनसे बात कर रहा हूँ। क्रिस्टोफर खुद को इग्नोर होता देख के गुस्सा हो जाता है और फाइट के लिए रेडी हो जाता है। वो अपना फॉर्म चेंज कर लेता है। उसकी पूरी बॉडी से फ्लेम निकलने लगती है और उसकी आंखें भी ग्लो करने लगती है। इस फॉर्म में वो खुद एक मॉन्स्टर लग रहा था।
आपको बता दूं कि क्रिस्टोफर रीड अभी थॉमस एंड्रे के बाद सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट नेशनल लेवल हंटर था। मतलब वो काफी ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए उससे लड़ने एक नहीं 3 मोनार्च आए थे। लेकिन क्रिस्टोफर को पता चल जाता है, फिर वो आयरन बॉडी मोनार्च पे अटैक कर देता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है जिन्वू पर, जो एक कार में होता है। जिन्वू का फैन फॉलोइंग अब काफी ज्यादा बढ़ गया था। जिन्वू को सिर्फ कार के अंदर देखने के लिए सड़क पर लिटरली लाखों लोगों की भीड़ होती है। जिन्वू एयरपोर्ट जा रहा होता है, क्योंकि जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जिन्वू को इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस के लिए इनवाइट किया गया था, जिसके लिए उसे अमेरिका जाना था। प्लेन में उसकी मुलाकात एडम से होती है, वही बंदा जिसने जिन्वू को पावर अपग्रेड करने का ऑफर दिया था अगर वो अमेरिका का सिटीजन बन जाएगा तो। जिन्वू पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हमारे बीच डील तो खत्म हो गई थी ना। तो एडम बोलता है, हाँ मुझे मालूम है और मैं माफी चाहता हूँ इस तरह बिना किसी अपॉइंटमेंट के मिलने के लिए, लेकिन मुझे एक अर्जेंट मैटर पे डिस्कस करना था। फिर वो अपना लैपटॉप खोलता है और दिखाता है जिसमें क्रिस्टोफर रीड के मेंशन में आग लगी होती है। जिन्वू को समझ नहीं आता और वो पूछता है, ये क्या दिखा रहे हो तुम। तो एडम बोलता है, आप पूरी वीडियो देख लो पहले। वो बताता है कि इस फायर को स्टार्ट करने वाला और कोई नहीं क्रिस्टोफर रीड खुद था, जो कि एक नेशनल लेवल हंटर भी है। टोटल 1800 फायर फाइटर और 14 टॉप लेवल के मेज टाइप हंटर ने मिलकर बड़ी मुश्किल से इस आग को बुझाया। तो जिन्वू बोलता है, अगर इतने बड़े लेवल पे आग लगी है तो इसका मतलब सिर्फ एक ही चीज हो सकती है, वहाँ जरूर कोई फाइट हुई होगी। तो क्या क्रिस्टोफर सेफ है अब। जिसपे एडम बोलता है, हमें खुद विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन जब तक हमें उसका बॉडी मिला तब तक वो ऑलरेडी मर चुका था। जिसके बाद एडम अपने जैकेट से एक फोटो निकाल करके दिखाता है और बोलता है, फिलहाल हंटर ब्यूरो को इस बंदे पर शक है कि ये सब के पीछे इसका हाथ हो सकता है। वो फोटो और किसी का नहीं, जिन्वू के डैड का होता है। जिन्वू जैसे ही फोटो देखता है उसका पारा चढ़ जाता है, वो काफी गुस्से में आ जाता है और वो फ्लाइट के बीच में ही एडम को हवा में उठा लेता है और बोलता है, ये क्या मजाक चल रहा है, तुम यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाने वाले अब। फिर वो एडम का गला और जोर से कसने लगता है, जिसकी वजह से एडम चोक करने लगता है। वहाँ बाकी के भी एडम के लोग थे, वो उसे बचाने आते हैं, लेकिन एडम उन्हें रुकने के लिए बोलता है और वो जिन्वू को बोलता है, ये जो इंसान तुम पिक्चर में देख रहे हो सकता है कि ये वो इंसान ना हो जो तुम समझ रहे हो। ये बंदा एक डंजन से बाहर आया था और जो मैजिक एनर्जी इसने रिलीज की वो एक मॉन्स्टर से बाहर आया था और जो मैजिक एनर्जी इसने रिलीज की वो एक मॉन्स्टर के बराबर थी और उसने हमारे एक एस रैंक हंटर पे भी अटैक किया था। तुम्हें याद होगा कुछ महीने पहले न्यूज में भी आया था कि हंटर ब्यूरो के हेडक्वार्टर में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था, वो धमाका भी इसी ने किया था। जिन्वू बोलता है, तो तुम कह रहे हो कि मेरे फादर कोई मॉन्स्टर है जो डंजन से निकले हैं। फिर वो एडम को छोड़ देता है। एडम फिर बोलता है, उसने हमारे एस रैंक हंटर को बुरी तरीके से घायल कर दिया और तब से फरार है। हंटर ब्यूरो ने बहुत ढूंढा लेकिन कोई ट्रेस नहीं मिला। जिन्वू बोलता है, तो तुमने मुझे ये फोटो क्यों दिखाई। जिसपे एडम बोलता है, इस साल के इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस में से पूरे वर्ल्ड से स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर्स और गिल्ड्स आने वाले हैं और वहाँ अमेरिका हंटर ब्यूरो सबके सामने इस इंसान के खिलाफ रेड नोटिस जारी करने वाला है। सीधे भाषा में बोले तो ये इन्वेस्टिगेशन अब सीक्रेट नहीं रहेगा, पूरे वर्ल्ड को पता चलने वाला है इस इंसान के बारे में, क्योंकि अमेरिका अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट हंटर क्रिस्टोफर रीड खो दिया है, तो वो लोग अब शांत नहीं बैठने वाले। फिर एडम बोलता है, मैं हंटर ब्यूरो की तरफ से आया हूँ क्योंकि हम लोग आपके साथ कोई रिलेशन खराब करना नहीं चाहते थे, इसीलिए मैं सब कुछ पहले ही बता दिया ताकि अगर आप ये फोटो अचानक से वहाँ देखोगे तो गुस्से में कुछ कर बैठोगे, जिसके बाद पूरे वर्ल्ड के हंटर्स कहीं आपके दुश्मन ना बन जाए। इधर जिन्वू काफी शॉक हो जाता है ये सब सुनने के बाद। इसके बाद हमें कोरिया का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ जिनचुल चेयरमैन को बता रहा होता है कि चाइना के एक हंटर ने जिन्वू के सारे रेड रिपोर्ट भेजने के रिक्वेस्ट किया है। चेयरमैन शॉक हो जाता है, अचानक से चाइना वालों को जिन्वू में क्या इंटरेस्ट आ गया। जिसपे जिनचुल बोलता है, ये रिक्वेस्ट चाइना के 7 स्टार हंटर से आई है। एक्चुअली चाइना में ए, बी या एस रैंक हंटर नहीं होते, वहाँ 1 स्टार से लेके 5 स्टार तक हंटर होते हैं, जिनमें 5 स्टार हंटर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, मतलब एस रैंक हंटर के बराबर। लेकिन चाइना में सिर्फ एक ही बंदा था जिसे 7 स्टार दिया गया था, क्योंकि वो नेशनल लेवल हंटर था। उसका नाम लुई जिगेन होता है। जो एक जाइंट मॉन्स्टर समुद्र से चाइना चला गया था, उसे लुई नहीं हराया था, इसीलिए वो जिन्वू में इंटरेस्ट ले रहा था। लेकिन चेयरमैन फिर भी मना कर देता है और बोलता है, फिलहाल के लिए सिर्फ बेसिक डिटेल्स भेज दो। चला गया था, उसे लुई नहीं हराया था, इसीलिए वो जिन्वू में इंटरेस्ट ले रहा था। लेकिन चेयरमैन फिर भी मना कर देता है और बोलता है, फिलहाल के लिए सिर्फ बेसिक डिटेल्स भेज दो, ज्यादा नहीं।
इसके बाद सीन शिफ्ट होता है अमेरिका में, जहां थॉमस एंड्रे अपने ऑफिस में होता है और उसकी मैनेजर बता रही होती है कि हंटर जिन्वू कल सुबह तक अमेरिका आ जाएंगे। तभी वहां गेट से डोंगसू आता है और बोलता है, क्या आपने मुझे बुलाया था सर? थॉमस बोलता है, बिल्कुल सही टाइम पे आए हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, इसीलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ। हंटर जिन्वू को तुम कुछ भी नहीं करोगे। मुझे पता है कि तुम्हारे भाई के साथ जो भी हुआ उसके लिए तुम्हें हंटर जिन्वू पे शक होगा और तुम जानना चाहते हो कि उस दिन आखिर क्या हुआ था, लेकिन तुम्हें हंटर जिन्वू से मिलने की परमिशन नहीं है। जिसपे डोंगसू अंदर ही अंदर गुस्से में आ जाता है और बोलता है, बट सर। इतना बोलते ही थॉमस एंड्रे गुस्सा हो जाता है और बोलता है, मैंने तुम्हें बोलने की परमिशन नहीं दी अभी। जिसके बाद तो डोंगसू की और ज्यादा फट जाती है। फिर थॉमस बोलता है, मैंने तुम्हारे लिए गिल्ड कॉन्फ्रेंस से दूर एक विला बुक कर दिया है। जब तक जिन्वू अमेरिका में है तुम वहीं ही रहोगे, जिन्वू के आसपास भी नहीं दिखने चाहिए। फिर थॉमस बोलता है, अब तुम जा सकते हो यहाँ से, लेकिन हमें दिखाई देता है कि डोंगसू अंदर ही अंदर काफी गुस्से में होता है। उसके जाने के बाद थॉमस की मैनेजर पूछती है, आपको क्या लगता है वो आपकी बात मान लेगा? जिसपे थॉमस बोलता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, वो इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाला नहीं है जिन्वू का। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसके चारों तरफ एक स्ट्रिक्ट सर्विलेंस टीम लगा दो और कुछ भी गड़बड़ हो तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना। ऐसे भी उसका गुस्सा रहना ज्यादा सही है मरने से तो। इधर नेक्स्ट डे जिन्वू फाइनली यूएसए आ चुका था। उसके साथ जिन्हू और जिनचुल भी आए होते हैं। अमेरिका में उसके बहुत सारे फैंस होते हैं। मीडिया वाले चारों तरफ से जिन्वू को घेर लेते हैं। जिन्हू जिनचुल से पूछता है, आखिर तुम यहाँ क्या करने आए हो? जिसपे जिनचुल सैड होके बोलता है, मैं जिन्हू का बॉडीगार्ड हूँ। ये सुन के जिन्हू हंसने लगता है और टांग खींचने लगता है, क्या कहा तुमने, किसका बॉडीगार्ड? उनके साथ एडम भी होता है। जिन्हू और जिनचुल दूसरी कार में भेज दिए जाते हैं और जिन्वू को एडम अपने साथ ले जाता है, ये बोलकर कि उसे कुछ काम है जिन्वू से। इधर एडम का प्लान होता है कि वो कामिस का रूइन स्टोन जिन्वू को ऑफर करेगा और बदले में उसे अमेरिका का सिटीजन बनने के लिए बोलेगा, जैसा कि इन लोगों ने पहले से प्लान किया था। अगर आप लोगों को याद हो तो बता दूं कि कामिस एक एस रैंक गेट का बॉस मॉन्स्टर था जो बहुत साल पहले अमेरिका में खुला था। उसको डिफीट करने के लिए पूरे वर्ल्ड से एस रैंक हंटर आए थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 5 सर्वाइव कर पाए थे, जिनको आज नेशनल लेवल हंटर कहा जाता है। तो कामिस की बॉडी से जो रूइन स्टोन निकला था वो आज तक हंटर ब्यूरो में रखा गया था, क्योंकि उन 5 नेशनल लेवल हंटर में से कोई भी मेज टाइप नहीं था और जिन्वू एक मेज टाइप हंटर भी है, इसीलिए वो लोग जिन्वू को ऑफर करने वाले हैं। एडम रूइन स्टोन वगैरह का फोटो दिखा रहा होता है, तभी जिन्वू की नजर कामिस की बॉडी पे पड़ती है जो अब स्केलेटन बन चुका होता है। वो पूछता है, क्या तुम लोग अभी भी कामिस के बॉडी को स्टोर करके रखे हो? एडम बोलता है, हाँ। जिन्वू तुरंत बोलता है, ये कहाँ पे है, पहले मुझे वहीं ले चलो। एडम कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है, मुझे इसकी परमिशन नहीं दी गई है, मुझे अपने सीनियर से पूछना होगा पहले। जिन्वू बोलता है, ठीक है, फिर मैं भी साथ चलूंगा, तुम परमिशन ले लेना, मैं वेट करूंगा। अब ये लोग हंटर ब्यूरो के ऑफिस में आ जाते हैं। वहाँ एडम अपने सीनियर माइकल के पास जाता है और उसे सब कुछ बताता है। माइकल भी कंफ्यूज हो जाता है, आखिर जिन्वू को कामिस के बॉडी क्यों देखना है। वो एडम से पूछता है, तुमने उसे रूइन स्टोन के बारे में तो बताया था ना? एडम बोलता है, हाँ, मैंने वही पहले बताया, पर हंटर जिन्वू का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट कामिस की बॉडी देखने में था। माइकल बोलता है, एक मेज टाइप हंटर के लिए रूइन स्टोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो भी कामिस जैसे मॉन्स्टर का रूइन स्टोन पाने के लिए दूसरे हंटर्स $1 मिलियन तक देने को तैयार रहते हैं, पर वो इतना इम्पोर्टेंट चीज को छोड़कर उसकी बॉडी में इंटरेस्ट दिखा रहा है। इसका मतलब एक ही चीज हो सकती है, वो कामिस को अपने समन में ऐड करना चाहता है। ये सुन के सबके होश उड़ जाते हैं। कामिस एक काफी स्ट्रॉन्ग ड्रैगन हुआ करता था, इतना पावरफुल समन हम उससे नहीं। एडम बोलता है, सर, अगर हम जिन्वू का रिक्वेस्ट अभी रिजेक्ट करते हैं तो हमारे रिलेशन खराब हो जाएगा, फ्यूचर में हमें और दिक्कत हो सकती है। जिसके बाद माइकल डिसाइड करता है, ठीक है, वो उसे देखने देगा, पर वो भी जिन्वू के साथ जाएगा क्योंकि वो उसकी पावर अपनी आंखों से देखना चाहता था। फिर माइकल और एडम मिलकर जिन्वू को कामिस के पास ले जाने लगते हैं। जैसे ही वो लोग गेट खोलते हैं, जिन्वू देखता है कि जो उसने फोटो में देखा था वो सच था। कामिस की बॉडी सच में काफी बड़ा होता है। माइकल कामिस के बारे में डिटेल देना शुरू करता है, लेकिन जिन्वू उन सबको पीछे हटने बोलता है। वो लोग तुरंत पीछे हट जाते हैं। जिन्वू फिर अपना हाथ आगे करता है और कहता है, अराइज, पर पहली बार एक्सट्रैक्शन फेल हो जाता है। अब सिर्फ 2 ट्राई बचे होते हैं। जिन्वू फिर से दूसरी बार अराइज बोलता है और इस बार काम कर जाता है। कामिस के शैडो सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट हो जाता है। ये देख करके वहाँ सब लोग शॉक रह जाते हैं। जैसे ही जिन्वू कामिस का शैडो एक्सट्रैक्ट करता है, कामिस पूछता है,
क्या तुमने मुझे समन किया है शैडो मोनार्च? जिन्हों की शैडो आर्मी में कामिस अब बैरू के बाद दूसरा शैडो सोल्जर बन चुका होता है जो बोल सकता है। तभी कामिस की नजर वहाँ खड़े बाकी इंसानों पे पड़ती है। वो बोलने लगता है, ह्यूमन शुड डाई, मैं तुम सबको मार डालूंगा। और वो जिस शीशे के अंदर बंद होता है उसे तोड़ देता है। वो अपने मुंह से एक फायरबॉल बनाने लगता है अटैक के लिए। ये देख के सब पैनिक में आ जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। तभी जिन्वो उसे रुकने का ऑर्डर देता है। जिन्वो कहता है, तुम्हारे सर के अंदर जो मैजिक क्रिस्टल डाला गया था वो अब हट चुका है, तो तुम्हें अब रूलर्स का ऑर्डर मानने का कोई जरूरत नहीं है। जिन्वो को कामिस से बात करते देख सब कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जिन्वो मॉन्स्टर के लैंग्वेज में बात कर रहा था। ऐसा आज तक कोई नहीं कर सकता था। कामिस फिर शांत हो जाता है और कहता है, तो ऐसा फील होता है शैडो मोनार्च की आर्मी का हिस्सा बनने के बाद। और वो अपना सर झुका के जिन्वो को रिस्पेक्ट देता है। वो बताता है कि मैं इससे पहले मोनार्च ऑफ डिस्ट्रक्शन के लिए सर्व करता था, पर आज से मैं शैडो मोनार्च के अंडर सर्व करूंगा। जिसके बाद कामिस अपना पूंछ हिलाने लगता है जिन्वो के सामने। ये देख करके वहाँ एडम और माइकल लिटरली शॉक हो जाते हैं कि आखिर इतना स्ट्रॉन्ग ड्रैगन ऐसे कैसे कर सकता है। जिन्वो बात कर ही रहा होता है, तभी कामिस अचानक से बोलता है, अब मेरे जाने का टाइम आ गया है। ये सुनकर जिन्वो शॉक हो जाता है और पूछता है, ये क्या कह रहे हो तुम? कामिस बताता है कि हम लोगों को काफी देर हो गई मिलने में। इतना बोल के वो धीरे धीरे गायब होने लगता है। मतलब कामिस बहुत साल पहले मर चुका था और उसका शैडो एक्सट्रैक्ट करने में जिन्वो ने काफी देर कर दी थी। इसीलिए पहला अटेम्प्ट फेल हुआ था और दूसरे अटेम्प्ट में एक्सट्रैक्शन तो हो गया, लेकिन वो ज्यादा देर तक उसे अपने शैडो आर्मी में नहीं रख सकता था। जिन्वो चिल्लाने लगता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं था। कामिस बोलता है, काश मैं आपके साथ और भी लंबे समय तक रह पाता। जाने से पहले वो एक और बात बताता है कि इस वर्ल्ड में 4 ह्यूमन है जिनको रूलर से पावर मिली है, तो आप प्लीज उन लोगों से सावधान रहना। इतना बोल के वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है। और फिर मैसेज आता है, शैडो एक्सट्रैक्शन फेल्ड। जिन्वो का मूड काफी ज्यादा खराब हो जाता है। वो एडम को बोलता है, यहाँ जो भी कुछ डैमेज हुआ है उसका रिपेयर का बिल मुझे भेज देना। इतना बोल के वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर वो वापस जिनचुल से मिलता है। जिनचुल पूछता है, तुम कहाँ थे? हम तुम्हें ढूंढ रहे थे। जिन्वो बोलता है, मुझे एक जरूरी काम था। जिनचुल फिर पूछता है, जिन्हो कहाँ है? वो भी तो तुम्हारे साथ था ना? जिन्वो कहता है, क्या मतलब? जिनचुल बताता है, वो मेरे साथ ही था, लेकिन उसे एक कॉल आई थी हंटर ब्यूरो से कि तुमने उसे वहाँ बुलाया है। जिन्वो बोलता है, मैं अभी जस्ट हंटर ब्यूरो से ही आ रहा हूँ। ये क्या कह रहे हो तुम? जिन्वो तुरंत हंटर ब्यूरो जाता है और एडम से पूछता है। एडम बताता है, हंटर जिन्हो अभी तो यहाँ नहीं है, लेकिन वो यहाँ आया था। उसे स्कैवेंजर गिल्ड के एक हंटर ले गया। एडम फिर जिन्वो को 2 मिनट रुकने बोलता है और स्कैवेंजर गिल्ड के मैनेजर को कॉल करता है। मैनेजर कहती है, नहीं, हमने किसी को ऑर्डर नहीं दिया है हंटर जिन्वो को लाने के लिए। लेकिन वो समझ जाती है कि ये काम किसने किया होगा और वो एडम को बोलती है, जिन्वो को ये बात पता नहीं चलने देना, मैं कुछ करती हूँ। लेकिन जब तक एडम कॉल पे बिजी होता है, जिन्वो वहाँ से जा चुका था। उसे भी हल्का आइडिया हो चुका था कि ये काम किसने किया होगा। वो सोचता है, ये मेरी ही गलती है, क्योंकि जब जिन्वो जापान से कोरिया आया था जिन्हो के डैड को ठीक करने, तब उसने जिन्हो के अंदर जो शैडो सोल्जर था उसे शैडो एक्सचेंज के लिए यूज किया था। लेकिन बाद में वो दूसरा शैडो सोल्जर डालना भूल गया था, इसलिए अब वो शैडो एक्सचेंज का यूज करके डायरेक्टली उसके पास नहीं जा सकता था। इसीलिए वो अपने सारे शैडो आर्मी को समन करके जिन्हो को ढूंढने के लिए लगा देता है। इधर ये सब बात थॉमस एंड्रे को भी पता चल जाती है। वो भी काफी गुस्से में होता है और वो अपने हंटर्स को ऑर्डर देता है कि डोंगसू को ढूंढने के लिए, इससे पहले कि जिन्वो उसे ढूंढ ले। अब इधर जिन्वो भी अपने स्किल का यूज करके ढूंढ रहा होता है। अगर आपको याद ना हो तो बता दूं, जिन्वो को कुछ टाइम पहले ही एक न्यू स्किल मिला था, जिससे वो किसी भी शैडो सोल्जर के अंदर झांक के उसके आसपास की चीजें देख और सुन सकता है। तो जिन्वो के शैडो सोल्जर पूरे शहर में फैले हुए थे और जिन्वो बारी बारी से उन सब के अंदर झांक के उनके आसपास के लोगों की आवाज सुन रहा था, लेकिन अभी तक उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता। उसे यकीन था कि ये काम डोंगसू का ही है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा ही गुस्से में होता है। अब इधर थॉमस एंड्रे के आदमी लोग भी डोंगसू को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें भी वो नहीं मिलता। थॉमस एंड्रे का एक असूल होता है कि अगर कोई उसके गिल्ड के हंटर को हाथ भी लगाते तो वो उसे तबाह कर देता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या कोई नेशनल लेवल हंटर, भले ही गलती उसके हंटर की ही क्यों ना हो। इसका फायदा डोंगसू उठा रहा था। उसे पता था कि वो जिन्हो से जीत नहीं सकता है, लेकिन उसे ये पता था कि थॉमस एंड्रे जरूर आएगा उसे बचाने। फिर थॉमस एंड्रे अपनी मैनेजर को कॉल करके सिचुएशन के बारे में पूछता है।
वो बताती है कि हंटर ब्यूरो की मदद से हमें पता चला है कि डोंगसू ने लास्ट कुछ महीनों में 3 जगहों पे ज्यादा आना जाना किया है, तो हो सकता है कि वो वहीं हो। थॉमस बोलता है ठीक है, वो तीनों लोकेशन हमारे बंदों को भेज दो और मैं अभी निकल रहा हूँ उसे ढूंढने। फिर थॉमस एंड्रे बोलता है 1 मिनट, तुमने हंटर ब्यूरो वालों को कैसे कन्विंस कर लिया हेल्प के लिए? तो उसकी मैनेजर बताती है कुछ नहीं, बस मैंने उन्हें बोला कि डोंगसू लापता है और इसके पीछे होता है। अब ये न्यूज पूरे अमेरिका में आग की तरह फैल जाती है। वहां जितने भी आसपास के डंजन में रेड स्टार्ट होने वाले थे उन सबको कैंसिल कर दिया जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा न्यूज था। इसके बाद हमें एक वेयर हाउस दिखाई देता है जो शहर से दूर किसी सुनसान एरिया में होता है। उसके अंदर ही डोंगसू दिखाई देता है, उसके साथ 2 और हंटर होते हैं और उन लोगों ने जिन्हों को बांध रखा होता है। जिन्हों की हालत काफी खराब होती है, उसे काफी ज्यादा टॉर्चर किया गया था, वो बेहोश होता है। इधर डोंगसू बोल रहा होता है कि थॉमस एंड्रे ने मुझे जिन्वू को टच करने से मना किया था, बट स्टार्टिंग से ही मेरा प्लान जिन्वू को कुछ करना था ही नहीं, क्योंकि उसके अलावा एक और इंसान था जो उस डंजन में था। फिर वो लोग जिन्हू को उठाना शुरू करते हैं। जिन्हू बेहोश होता है तो डोंगसू उसके चेस्ट पे पंच मार के उसे उठा देता है और बोलता है मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ, मेरे पीछे जो ये चश्मे वाले हंटर हैं वो एक एस रैंक हीलर हैं, तो अगर तुम मरने वाले भी होगे तब भी वो तुम्हें हील कर सकते हैं अगर मैं ऑर्डर दूंगा तो। जिसका मतलब ये है कि अगर तुम हमें नहीं बताओगे जो हम जानना चाहते हैं तो तुम्हें बार बार हील करके टॉर्चर किया जाएगा हमेशा के लिए, और यहाँ कोई तुम्हें बचाने भी नहीं आने वाला, क्योंकि ये फैक्ट्री पिछले 5 सालों से बंद है। लेकिन जिन्हों की हालत इतनी खराब होने के बाद भी वो बिल्कुल नहीं डरता और वो डोंगसू को पास बुलाता है और उसके कान में बोलता है। डोंगसू गुस्से में पूछता है क्या कहा तुमने? लेकिन जिन्हू फिर बोलता है और उन लोगों को मिडिल फिंगर भी दिखाता है। बता नहीं सकता ये वाला सीन देख करके मेरे को कितनी सेटिस्फेक्शन मिली है। भले ही इसके बाद जो होता है वो अच्छा नहीं होता बेचारे के साथ, लेकिन फिर भी मजा आ गया। फिलहाल आप लोग भी कमेंट में जरूर बताना कि आपको कैसा फील हुआ। फिर अब डोंगसू ये सुन के गुस्सा हो जाता है और जिन्हों का सर पकड़ के पास के दीवार में दे मारता है और बोलता है तुम्हें ये मजाक लगता है? अब तुम देखो तुम्हारे साथ क्या क्या होता है, ये तो शुरुआत है बस। तभी वहां वेयरहाउस के गेट पे जिन्हों का एक शैडो सोल्जर आ जाता है। वो लोग जैसे ही उसे देखते हैं उन्हें लगता है कि ये कोई मॉन्स्टर है जो आसपास के किसी डंजन से आ गया है। जिसके बाद डोंगसू उसकी तरफ बढ़ने लगता है और बोलता है मेरे पास इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है, और उसको पंच करने जा रहा होता है। पंच पाता डोंगसू को एक जोर का पंच लगता है और वो काफी दूर जा गिरता है और हमें दिखता है कि वहां जिन्वो आ चुका था और वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। वो इतने गुस्से में होता है कि कोरिया में बैठे बैरू को भी उसका गुस्सा फील हो रहा होता है। इधर हमें थॉमस एंड्रे दिखाई देता है जो अपनी कार में बैठ के डोंगसू को ढूंढने निकल गया था, लेकिन उसे सेंस हो जाता है कि ये फाइट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। इसीलिए वो अपनी कार से निकल जाता है क्योंकि कार काफी स्लो थी और वो खुद से उड़ते हुए जाने लगता है उनकी तरफ। इधर हमें दिखाई देता है कि जिन्हू जिन्हू को हीलिंग पोशन पिला रहा होता है, लेकिन वो भी काम नहीं करता क्योंकि जिन्हों का हेल्थ 10% से भी कम होता है, मतलब वो ऑलमोस्ट मरने की हालत में होता है। ये देख के जिन्हों और गुस्सा हो जाता है और वहां खड़े बाकी दोनों हंटर से पूछता है तुम दोनों में से हीलर कौन है? लेकिन वो लोग बोलते हैं हमें कोरियन लैंग्वेज नहीं आती। तभी पीछे से डोंगसू वापस उठ के आता है और अपने बंदों से बोलता है कि जिन्हू चाहता है कि तुम उस लड़के को हील करो। फिर डोंगसू जिन्हू से बोलता है कि इतनी भी क्या जल्दी है, हम लोग पहली बार तो मिल रहे हैं। जिन्हू बोलता है फिलहाल वार्निंग दे रहा हूँ, जल्दी से हील कर दो। तभी वो चश्मे वाला हंटर बोलने लगता है इसके लिए तो हमें हमारे बॉस से पूछना पड़ेगा। इतना बोल ही रहा होता है वो कि जिन्हू उसका सर पकड़ के उठा के दूर फेंक देता है और फिर वहां खड़े दूसरे हंटर से पूछता है क्या तुम भी हीलर हो? लेकिन वो ऑलरेडी काफी डर चुका होता है। वो तुरंत माफी मांगने लगता है और बोलता है डोंगसी ने मुझे ये सब करने के लिए बोला था। उसने बोला था कि इस जॉब का जिन्हू से कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन जिन्हू फिर से उससे पूछता है तुम हीलर हो या नहीं? वो हंटर जैसे ही बोलता है नहीं मैं हीलर नहीं हूँ, उसके अगले ही सेकंड जिन्हू उसे भी पकड़ के दूर फेंक देता है। तब तक डोंगसू जिन्हू के पास आया था और पूछता है तुमने ही ना मेरे भाई वोंग और उसके टीममेट को मारा था? जिन्हू बोलता है तुम उससे ही जाके पूछ लेना जब उससे मिलोगे तो। इतना सुनते ही डोंगसू गुस्से में आ जाता है और जिन्हू को पंच करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जिन्हू उसे इजिली डॉज कर लेता है और फिर से उस पे पंच लैंड कर देता है, जिसके बाद वो फिर से काफी दूर जा गिरता है। लेकिन जिन्हू इस बार उसे संभलने का टाइम नहीं देता और उसके पास चला जाता है और फिर से सर पकड़ के जमीन पे पटक देता है।
गुस्से में आ जाता है और जिन्वू को पंच करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जिन्वू उसे इजीली डॉज कर लेता है और फिर से उस पे पंच लैंड कर देता है, जिसके बाद वो फिर से काफी दूर जा गिरता है। लेकिन जिन्वू इस बार उसे संभलने का टाइम नहीं देता और उसके पास चला जाता है और फिर से सर पकड़ के जमीन पे पटक देता है और ऐसा बार बार करता है। उसका सर उठा के बार बार जमीन पे पटकता रहता है जिन्वू। डोंगसू की हालत बहुत खराब हो जाती है और वो मरने वाला होता है। तभी जिन्वू के पीछे थॉमस एंड्रे आ जाता है और बोलता है उसे अभी छोड़ दो, लेकिन जिन्वू फिर भी इग्नोर करता है। तो थॉमस फिर से बोलता है तुम उसे जाने दो, बदले में हम लोग यहाँ जो कुछ भी हुआ सब भूल जाएंगे। जिन्वू बोलता है अगर नहीं जाने दिया तो थॉमस बोलता है अगर नहीं रुका तो मुझसे फाइट करना होगा। जिन्वू बोलता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाओ फिर, और डोंगसू को उठा के साइड में फेंक देता है और थॉमस एंड्रे और जिन्वू एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। थॉमस बोलता है लगता है तुम्हें ठीक से पता नहीं कि मैं कौन हूँ। जिन्वू उसकी आंखों में देख के बोलता है तुम जो भी हो मेरे लिए मैटर नहीं करता। ये सुनकर थॉमस एंड्रे गुस्सा हो जाता है और जिन्वू पे अटैक करने वाला होता है। इधर हमें वेयरहाउस के बाहर बहुत सारे हंटर दिखाई देते हैं जो सब थॉमस एंड्रे के गिल्ड के होते हैं। वो लोग भी डोंगसू को ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गए होते हैं। तभी वेयरहाउस के अंदर एक जोर का धमाका होता है और वेयरहाउस के अंदर से दीवार को चीरते हुए कोई बाहर आता है। वो लोग देखते हैं कि ये तो थॉमस एंड्रे हैं। सब लोग पूछते हैं क्या हुआ बॉस, आप ठीक तो हो ना? लेकिन थॉमस सभी को वहां से दूर जाने के लिए बोलता है। इधर जिन्वू भी इग्रिस को समन करके जिन्हू को हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोलता है। इसके बाद इग्रिस तुरंत काइजल पे सवार होकर जिन्हू को अपने साथ लेके चला जाता है। इधर थॉमस को जिन्वू ने इतने लोगों के सामने बेइज्जत कर दी थी तो वो काफी गुस्से में होता है और वो सोचता है अब मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता डोंगसू के बारे में, मैं इस घमंडी इंसान को अपने हाथों से ही मारूंगा। जिसके बाद जिन्वू अपनी पूरी शैडो आर्मी को बुला लेता है। इधर थॉमस एंड्रे और उसके गिल्ड के सारे हंटर भी फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। थॉमस एंड्रे जिन्वू को एक लास्ट वार्निंग देता है अभी से भी पीछे हट जाओ और माफी मांग लो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा एटलीस्ट। लेकिन जिन्वू लिटरली थॉमस एंड्रे को मिडिल फिंगर दिखा देता है, वो भी इतने हंटर के सामने। जिसके बाद तो थॉमस एंड्रे का गुस्सा आसमान छू रहा होता है और वो भी इतने हंटर के सामने। जिसके बाद तो थॉमस एंड्रे का गुस्सा आसमान छू रहा होता है और वो बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम बहुत ही जल्द अपने इस फैसले पर रिग्रेट करने वाले हो। और फिर थॉमस अपना फॉर्म चेंज कर लेता है, उसकी बॉडी से लाइटनिंग वगैरह रिलीज होने लगती है। इधर जिन्वू अपनी शैडो आर्मी को अटैक करने बोल देता है। यहाँ पे जिन्वू के पास नंबर ज्यादा होता है इसीलिए वो पहले अटैक कर देता है। उधर थॉमस के साइड से सारे हंटर्स खुद को डिफेंड करने के लिए रेडी हो जाते हैं। भले ही उनके पास नंबर कम होते हैं लेकिन उसके गिल्ड के सारे हंटर काफी स्ट्रांग होते हैं, मतलब टॉप लेवल के हंटर होते हैं। उनको डिफीट करना आसान नहीं होने वाला था। लेकिन जिन्वू के पास एक और एडवांटेज था, वो अपने सारे शैडो सोल्जर्स को बार बार रिजेनरेट कर सकता था। फिर दोनों साइड के आर्मीज एक दूसरे से फाइट करने लगती है। थॉमस एंड्रे भी शैडो सोल्जर से फाइट कर रहा होता है और वो काफी आसानी से टस्क और टैंक को एक पंच में हरा देता है। लेकिन उसे रियलाइज हो जाता है कि भले ही ये फाइट उसके लिए आसान हो लेकिन उसके हंटर्स के लिए ये बिल्कुल आसान नहीं होने वाला था। और होता भी वही है। देखते ही देखते आधे से ज्यादा हंटर ऑलरेडी जमीन पे गिर चुके होते हैं। अब कुछ ही हंटर बचे होते हैं जिन्हें जिन्वू के शैडो सोल्जर घेर लेते हैं। जिन्वू अभी तक फाइट में नहीं आया होता, वो बस दूर से खड़ा होकर देख रहा होता है। थॉमस एंड्रे देखता है कि अगर ऐसे चलता रहा तो बाकी के हंटर भी बहुत जल्द हार जाएंगे, इसीलिए वो सोचता है कि डायरेक्टली जिन्वू को ही खत्म कर देगा तो वो सारे समन्स अपने आप खत्म हो जाएंगे। और वो काफी तेजी से जिन्वू की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन जिन्वू उसको अपनी तरफ आते देख लेता है और तुरंत वहां से गायब हो जाता है। थॉमस एंड्रे एक पल के लिए कंफ्यूज हो जाता है कि वो कहाँ गया। तभी जिन्वू थॉमस के पीछे आ जाता है और उसके अटैक करने से पहले ही अपना डैगर निकाल के उसके पेट में स्टैब कर देता है। लेकिन वो हैरान हो जाता है ये देख के कि उसका डैगर से जरा सा स्क्रैच भी नहीं आया थॉमस को, जैसे उसका स्किन किसी सॉलिड आर्मर से बना हो। इसीलिए जिन्वू एक सेकंड के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसका फायदा उठा के थॉमस काउंटर पंच कर देता है और जिन्वू उड़ता हुआ दूर जा गिरता है। फिर थॉमस बोलता है तुम्हें क्या लगा एक नेशनल लेवल हंटर को हराना इतना आसान रहेगा? उसके बाद थॉमस अपना एक पावर यूज करके जिन्वू को अपनी तरफ तेजी से पुल करने लगता है। जिन्वू को अपने बॉडी पर कंट्रोल नहीं होता और वो तेजी से खींचा चला जाता है। लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता और वो भी अपना ग्रेविटेशन मैजिक यूज करके थॉमस को क्रश करने लगता है, मतलब एक तरह से उसको पुश करने लगता है। ये देख करके थॉमस भी हैरान हो जाता है, मैं इसको अपनी तरफ पुल कर रहा हूँ और ये खुद को डिफेंड करने के बजाय मुझ पे अटैक कर रहा है। जिन्वू के इस अटैक की वजह से थॉमस अपना कंट्रोल कुछ देर के लिए खो देता है, जिसका फायदा उठाकर जिन्वू सीधा थॉमस के फेस पे पंच मार देता है।
और वो पंच इतना स्ट्रांग होता है कि थॉमस के मुंह से खून आ जाता है। ये देख करके खुद थॉमस भी शॉक हो जाता है, मेरा खून कैसे बह सकता है, क्योंकि ये उसके लिए बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। फिर थॉमस बोलता है, ठीक है बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करने वाला, अब मैं अपनी फुल फोर्स के साथ फाइट करूंगा। जिसके बाद वो अपना पूरा फॉर्म चेंज कर लेता है। पहले तो उसका पूरा स्किन डार्क हो जाता है और धीरे धीरे उसकी बॉडी चमकने लगती है और फिर वो अपने फाइनल फॉर्म में आ जाता है। वो अपने पूरी बॉडी को सर से लेके पैर तक स्ट्रॉन्ग आर्मर से कवर कर लेता है। ये देखते ही जिन्हों को तुरंत कामिस की बात याद आती है। उसने बताया था कि इस वर्ल्ड में 4 हंटर को रूलर्स की पावर मिली है, तो वो सोचता है कहीं ये चारों नेशनल लेवल हंटर तो नहीं, क्योंकि थॉमस हेनरी भी एक रूलर की तरह लग रहा है आर्मर में। जिन्हों ये सब सोच ही रहा होता है कि थॉमस तुरंत उस पर अटैक कर देता है। जिन्हों नोटिस करता है कि इस बार उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ दोनों ही काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। वो किसी तरह से डॉज कर लेता है, लेकिन थॉमस जिन्हों को संभलने का मौका नहीं देता और वो अपने पावर का यूज करके लिटरली एक ब्लैक होल क्रिएट कर देता है वहां, जिसमें जिन्हों के काफी सारे शैडो सोल्जर चले जाते हैं, लेकिन जिन्हों किसी तरह से बच जाता है अपने रूलर अथॉरिटी का स्किल यूज करके। मतलब आप समझ सकते हो कि थॉमस हेनरी कितना स्ट्रांग है, ऐसे ही उसे वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर नहीं कहा जाता। इसके बाद थॉमस फिर से जिन्हों पर अटैक करने जाता है, लेकिन जिन्हों लिटरली थॉमस के फेस पर लात मार के ऊपर चला जाता है। थॉमस जिन्हों को हवा में ही पुल करना स्टार्ट कर देता है अपनी तरफ, लेकिन इस बार जिन्हों भी उसे पुश करने के बजाय उसको पुल करने लगता है। ये देख के थॉमस हेनरी कंफ्यूज हो जाता है, मतलब दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं, जिसका मतलब ये था कि दोनों एक दूसरे से टकराने वाले, इसे खींचा चला जाता है। लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता और वो भी अपना ग्रेविटेशन मैजिक यूज करके थॉमस को क्रश करने लगता है, मतलब एक तरह से उसको पुश करने लगता है। ये देख करके थॉमस भी हैरान हो जाता है, मैं इसको अपनी तरफ पुल कर रहा हूँ और ये खुद को डिफेंड करने के बजाय मुझ पे अटैक कर रहा है। जिन्हों के इस अटैक की वजह से थॉमस अपना कंट्रोल कुछ देर के लिए खो देता है, जिसका फायदा उठाकर जिन्हों सीधा थॉमस के फेस पे पंच मार देता है और वो पंच इतना स्ट्रांग होता है कि थॉमस के मुंह से खून आ जाता है। ये देख करके खुद थॉमस भी शॉक हो जाता है, मेरा खून कैसे बह सकता है, क्योंकि ये उसके लिए बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। फिर थॉमस बोलता है, ठीक है बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करने वाला, अब मैं अपनी फुल फोर्स के साथ फाइट करूंगा। जिसके बाद वो अपना पूरा फॉर्म चेंज कर लेता है। पहले तो उसका पूरा स्किन डार्क हो जाता है और धीरे धीरे उसकी बॉडी चमकने लगती है और फिर वो अपने फाइनल फॉर्म में आ जाता है। वो अपने पूरी बॉडी को सर से लेके पैर तक स्ट्रॉन्ग आर्मर से कवर कर लेता है। ये देखते ही जिन्हों को तुरंत कामिस की बात याद आती है। उसने बताया था कि इस वर्ल्ड में 4 हंटर को रूलर्स की पावर मिली है, तो वो सोचता है कहीं ये चारों नेशनल लेवल हंटर तो नहीं, क्योंकि थॉमस हेनरी भी एक रूलर की तरह लग रहा है आर्मर में। जिन्हों ये सब सोच ही रहा होता है कि थॉमस तुरंत उस पर अटैक कर देता है। जिन्हों नोटिस करता है कि इस बार उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ दोनों ही काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। वो किसी तरह से डॉज कर लेता है, लेकिन थॉमस जिन्हों को संभलने का मौका नहीं देता और वो अपने पावर का यूज करके लिटरली एक ब्लैक होल क्रिएट कर देता है वहां, जिसमें जिन्हों के काफी सारे शैडो सोल्जर चले जाते हैं, लेकिन जिन्हों किसी तरह से बच जाता है अपने रूलर अथॉरिटी का स्किल यूज करके। मतलब आप समझ सकते हो कि थॉमस हेनरी कितना स्ट्रांग है, ऐसे ही उसे वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर नहीं कहा जाता। इसके बाद थॉमस फिर से जिन्हों पर अटैक करने जाता है, लेकिन जिन्हों लिटरली थॉमस के फेस पर लात मार के ऊपर चला जाता है। थॉमस जिन्हों को हवा में ही पुल करना स्टार्ट कर देता है अपनी तरफ, लेकिन इस बार जिन्हों भी उसे पुश करने के बजाय उसको पुल करने लगता है। ये देख के थॉमस हेनरी कंफ्यूज हो जाता है, मतलब दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं, जिसका मतलब ये था कि दोनों एक दूसरे से टकराने वाले, उसको पुल करने लगता है। ये देख के थॉमस हेनरी कंफ्यूज हो जाता है, मतलब दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं, जिसका मतलब ये था कि दोनों एक दूसरे से टकराने वाले थे। इसलिए दोनों एक दूसरे पे अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं और दोनों का पंच एक साथ क्लैश हो जाता है और वहां एक बहुत बड़ा धमाका होता है। लेकिन इस अटैक की वजह से थॉमस का आर्मर टूटने लगता है और वो बहुत दूर जा गिरता है। जिन्हों फिर भी नहीं रुकता, वो थॉमस का पीछा करते हुए उसके पास जाता है और उस पर एक फिर से अटैक करने वाला होता है, लेकिन थॉमस नोटिस कर लेता है और तुरंत जिन्हों के पीछे आ जाता है और उस पर अटैक करने वाला होता है। लेकिन जिन्हों अपना तेज रिफ्लेक्स दिखाते हुए तुरंत पीछे मुड़ जाता है और थॉमस के आर्मर में जो 2 सिंग होते हैं उनको पकड़ के उसके फेस पे अपने नीचे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसका फेस वाला हेलमेट भी टूटने लगता है। इधर में दिखता है कि हंटर ब्यूरो के कुछ लोग आ चुके होते हैं ये फाइट रोकने के लिए। बेसिकली उनको लग रहा होता है कि थॉमस हेनरी जीत रहा होगा फाइट और जिन्हों का बुरा हाल हो रहा होगा, इसीलिए कहीं थॉमस हंटर जिन्हों को जान से ना मार दे।
ये सोच के उन लोगों को रोकने के लिए भेजा गया था। लेकिन यहाँ आके वो लोग देखते हैं कि सिचुएशन बिल्कुल उल्टा था। जिन्वू फाइट में डोमिनेट कर रहा होता है और थॉमस जमीन पे पड़ा होता है और जिन्वू उसके ऊपर चढ़ के कंटिन्यूसली पंच पे पंच मार रहा होता है। थॉमस को फाइट बैक करने का भी मौका नहीं मिल रहा होता। ये देख के उन लोगों के होश उड़ जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि जिन्वू को कैसे रोका जाए, क्योंकि अगर वो लोग जल्दी कुछ नहीं करते तो थॉमस एंड्रे मर भी सकता था। इधर थॉमस एंड्रे खुद कंफ्यूज होता है, मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? एक मेज टाइप हंटर के पास इतना ज्यादा स्पीड और स्ट्रेंथ कैसे हो सकता है? क्या मैं इससे हारने वाला हूँ? ये इम्पॉसिबल है, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मैं एक नेशनल लेवल हंटर हूँ। और वो बोलता है, मैं थॉमस एंड्रे हूँ, तुम ये सोचने की गलती मत करना कि तुम मुझे इतनी आसानी से हरा दोगे। फिर वो जिन्वू से कुछ डिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है, लेकिन जिन्वू का स्पीड भी काफी ज्यादा होता है। वो आसानी से थॉमस की स्पीड मैच कर लेता है और फिर से जमीन पे पटक देता है और बोलता है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। फिर वो थॉमस को एक के बाद एक पंच मारते जाता है। थॉमस का ऑलमोस्ट पूरा आर्मर जिन्वू ने तोड़ दिया था। तभी पीछे से हंटर ब्यूरो के जो लोग आए होते हैं तो एक के बाद एक पंच मारते जाता है। थॉमस का ऑलमोस्ट पूरा आर्मर जिन्वू ने तोड़ दिया था। तभी पीछे से हंटर ब्यूरो के जो लोग आए होते हैं वो जिन्वू को रुकने के लिए बोलते हैं, लेकिन जिन्वू उनकी बातें नहीं सुनता। वो बस मारते ही जा रहा होता है। थॉमस एंड्रे की हालत काफी खराब हो जाती है। वो भी समझ जाता है कि अब वो जिन्वू से नहीं जीत पाएगा और अगर ये फाइट ज्यादा देर तक चली तो वो सच में मर सकता है। इसलिए थॉमस बोलता है, मैं हार मानता हूँ। तब जाके फाइनली जिन्वू रुकता है। थॉमस की एक बात मुझे काफी अच्छा लगा कि उसे पता था कि वो जिन्वू से नहीं जीत पाएगा, लेकिन उसने अपना 100% दिया और उसने अपने ईगो को बीच में नहीं आने दिया कि मैं इतने लोगों के सामने हार गया तो लोग क्या सोचेंगे। वो अपनी हार एक्सेप्ट कर लेता है, इसीलिए उसकी जान बच जाती है। खैर, अब इसके बाद हंटर ब्यूरो के लोग थॉमस एंड्रे की हालत देखकर काफी हैरान होते हैं। किसने सोचा था कि थॉमस एंड्रे को इतनी बुरी तरीके से पीटा जा सकता है? अगर ये न्यूज पब्लिक में चली गई तो सब लोग पागल हो जाएंगे। फिर वो लोग अपने साथ एक हीलर लेके आए थे, तो उसे जल्दी से थॉमस को हील करने के लिए बोलते हैं, लेकिन हीलर भी थॉमस की कंडीशन देख के शॉक हो जाता है। वो बताता है कि थॉमस एंड्रे के शरीर की सारी हड्डियां टूट चुकी हैं और वो काफी बुरी तरीके से ब्लीड भी कर रहा है। हीलर बोलता है, मुझे नहीं लगता कि ये काम मैं अकेले कर पाऊंगा, हमें और हीलर चाहिए। वो कहता है, थॉमस इतनी इंजरी के बाद भी अभी तक जिंदा है क्योंकि वो एक नेशनल लेवल हंटर है। अगर इसकी जगह कोई और होता तो अब तक से वो 10 बार मर चुका होता। फिर हंटर ब्यूरो वाले बाकी हंटर की भी हेल्प करते हैं जो जिन्वू के शैडो सोल्जर से फाइट किए थे। उन सबको छोटी मोटी इंजरी होती है। हालांकि कोई भी फाइट में मरा नहीं था, सिर्फ डोंगसू के अलावा, क्योंकि उसकी इंजरी काफी सीरियस थी और जब तक उसे मेडिकल हेल्प मिलती बीच में ही थॉमस और जिन्वू की फाइट स्टार्ट हो गया था, जिसकी वजह से कोई उसे बचा नहीं पाया, इसीलिए वो मर गया। लेकिन जैसा उन लोगों ने सोचा था वैसा कुछ खास कैजुअलिटी नहीं हुआ था, तो एक तरह से अच्छा ही था। इधर हमें दिखता है कि जिन्वू अब वहां से जा चुका होता है और वो वापस कोरिया चला गया था अमेरिका से। उसने बैरू के साथ शैडो एक्सचेंज करके कोरिया आया था और बैरू को जिन्वू की हालत काफी खराब थी और बैरू एक हीलर भी है। जिन्वू एक बिल्डिंग के छत पर बैठा होता है और अपने एक शैडो सोल्जर से बात कर रहा होता है। वो बोलता है, तुम बहुत टाइम से कोरिया नहीं आए ना, ये शहर जो तुम देख रहे हो ये सियोल है। तभी वो शैडो अचानक बोलता है, माय किंग। जिन्वू बोलता है, क्या हुआ? तो वो शैडो कहता है, आप प्लीज मुझे कोई नाम दे दो। जिसके बाद हमें दिखता है कि वो शैडो और कोई नहीं डोंगसू का होता है, जो स्टार्टिंग से ही जनरल रैंक का शैडो होता है, इसीलिए वो बात भी कर सकता था। जिन्वू बोलता है, तू अपने लालच की वजह से मारे गए, इसीलिए तुम्हारा नाम ग्रीड होगा। जिसके बाद डोंगसू बोलता है, थैंक यू माय किंग। जिन्वू फिर कहता है, चलो अब वापस से अपना सर जमीन पर रख के झुक जाओ। लगता है जिन्वू अब तक उससे गुस्सा है और उसे पनिशमेंट दे रहा हो। खैर, इसके बाद फाइनली नेक्स्ट डे इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस का दिन आ जाता है। जिन्वू अब वापस अमेरिका आ चुका होता है, लेकिन अब जिन्वू के पीछे पहले से ज्यादा मीडिया और रिपोर्टर होते हैं क्योंकि सबको पता चल चुका होता है जिन्वू और थॉमस एंड्रे के फाइट के बारे में। उसने ना सिर्फ थॉमस एंड्रे को हराया था बल्कि उसकी पूरी गिल्ड को भी डिफीट किया था। अब बाकी हंटर भी उससे डरने लगे थे। फिर जिन्वू फाइनली कॉन्फ्रेंस रूम में एंटर करता है। वहां पे ऑलरेडी बाकी हंटर्स आ चुके होते हैं पूरे वर्ल्ड से। सब लोग सिर्फ जिन्वू को ही देख रहे होते हैं। वहां चाइना का 7 स्टार हंटर लुई भी होता है। जिन्वू अब अपनी सीट पर बैठने जा रहा होता है, लेकिन वहां सारे हंटर सिर्फ जिन्वू के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। सब कह रहे होते हैं कि उसने ही थॉमस एंड्रे को इतनी बुरी तरीके से मारा कि वो अब भी हॉस्पिटल में है और आज के इस कॉन्फ्रेंस को भी अटेंड नहीं कर पाया। इसके बाद सभी हंटर्स अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं।
फिर स्टेज पे एक डॉक्टर आता है जिसका नाम ब्लेजर होता है। वो बोलता है कि जैसा कि आप सबको पता है कि अब पहले के मुकाबले काफी ज्यादा गेट्स अपीयर होने लगे हैं और मॉन्स्टर भी अब काफी स्ट्रांग आ रहे हैं। वो बताता है कि सिर्फ इतना ही नहीं, हमने आसमान में कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी भी डिटेक्ट की है। काफी ज्यादा मात्रा में मैजिकल एनर्जी एटमॉस्फेयर में ऑब्जर्व हो रही है और वो अपना एक अलग ही एटमॉस्फेयर बना रही है। एक्टिविटी भी डिटेक्ट की है। काफी ज्यादा मात्रा में मैजिकल एनर्जी एटमॉस्फेयर में ऑब्जर्व हो रही है और वो अपना एक अलग ही एटमॉस्फेयर बना रही है जिसको हम लोग फिलहाल मैजिस्फीयर कह रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में फिलहाल अभी 9 जगह ही ये मैजिस्फीयर डिटेक्ट हुआ है और इन सब में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिस्फीयर साउथ कोरिया के आसमान में डिटेक्ट हुआ है। जिन्हों ये सुनकर सोचता है कि ये 9 जगह ही क्यों, कहीं ये 9 मोनार्च को तो इंडिकेट नहीं कर रहा। इसके बाद स्टेज पे माइकल आ जाता है और वो डॉक्टर से कहता है, अगर आपका प्रेजेंटेशन खत्म हो गया हो तो मुझे भी कुछ अर्जेंट अनाउंस करना है। उसके बाद माइकल सभी हंटर्स को क्रिस्टोफर रीड के बारे में बताता है कि उसे किसी ने मार दिया है। ये न्यूज सुनते ही वहां सभी हंटर्स शॉक हो जाते हैं। उन्हें विश्वास नहीं होता कि कोई किसी नेशनल लेवल हंटर को कैसे मार सकता है। वह आपस में बात करने लगते हैं, कहीं ये उसी हंटर का काम तो नहीं जिसने कल थॉमस एंड्रे के साथ फाइट किया था। मतलब जिन्हों की बात कर रहे होते हैं। तभी माइकल बोलता है, हमें इस बंदे पे शक है कि इसने ही क्रिस्टोफर को मारा है और वो जिन्हों का फादर का फोटो दिखाता है। उसका फोटो देख करके सब बात करने लगते हैं, अच्छा तो इसके पीछे हंटर जिन्हों का हाथ नहीं है। लेकिन इस फोटो का चेहरा यहाँ बैठे किसी हंटर से मिलता जुलता लग रहा है। वो लोग पीछे घूमकर जिन्हों का फेस से मैच करने का सोच रहे होते हैं, लेकिन उन्हें पीछे से ही जिन्हों का ऑरा फील हो रहा होता है, जिसकी वजह से वो लोग चाह करके भी अपना सर पीछे नहीं घुमा पा रहे थे और बोलने लगते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, सारे एशियंस का फेस सेम ही होता है। फिर माइकल जिन्हों के फादर के बारे में सारी डिटेल्स देता है कि वो कैसे डंजन से मिले और क्या क्या किया, सब कुछ। वो बहुत सारी क्लिप्स भी चलाता है जिनमें से एक क्लिप डोंगसू के फाइट का टाइम का होता है। जिन्हों नोटिस करता है कि उसमें उसके फादर कुछ बोल रहे हैं। वो ध्यान से समझने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि उस वक्त वो होंग डोंगसू को धमकी दे रहे थे, अगर तुम गलती से भी कोरिया में अपने पांव रखते हो तो तुम अपनी मौत के बाद भी रेस्ट नहीं कर पाओगे। ये सुनते ही जिन्हों तुरंत ग्रीड को बुलाता है, यानी डोंगसू को कंफर्म करने के लिए। ग्रीड को बुलाता है यानी डोंगसू को कंफर्म करने के लिए। ग्रीड बताता है, हाँ आप जो सोच रहे हैं वही है, ये इंसान आपके फादर ही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तभी वहां बाकी लोगों को तो हिम्मत नहीं होती पूछने की, लेकिन चाइना का 7 स्टार हंटर लुई माइकल डायरेक्ट पूछ लेता है, इस सस्पेक्ट का जिन्हों से क्या रिलेशन है। अब उसने पूछ लिया था तो माइकल को बताना पड़ता है। दोनों के बीच में फादर सन का रिलेशन है। जिसके बाद वहां सारे हंटर्स शॉक हो जाते हैं और तरह तरह की बातें करने लगते हैं। तभी लुई डायरेक्टली जिन्हों से पूछता है, अगर ये सस्पेक्ट सच में तुम्हारे मिसिंग फादर हुए और सारे हंटर उसको मारने के लिए पीछे पड़ जाएं तो तुम क्या करोगे। जिन्हों बोलता है, हंटर का काम होता है मॉन्स्टर को हंट करना, अगर वो सच में कोई मॉन्स्टर है तो मैं खुद उन्हें हंट करूंगा, लेकिन अगर वो सिर्फ मेरे फादर हैं और मॉन्स्टर नहीं है तो मैं उन सारे हंटर्स को हंट करूंगा जो उनके पीछे जाएंगे। मैं हर हाल में अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगा, चाहे मुझे दुनिया के सारे हंटर्स के साथ फाइट क्यों ना करना पड़े। इसके बाद मीटिंग खत्म हो जाती है और हमें जिन्हों के साथ एडम दिखाई देता है। वो जिन्हों से पूछता है, क्या आपने जो अंदर कहा वो सच में आप मीन करते हैं। जिन्हों बोलता है, हाँ बिल्कुल। तो एडम बोलता है, अंदर टोटल 500 स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर थे, 120 अलग अलग देशों से आए थे और उनके सामने इतना बड़ा स्टेटमेंट देने की हिम्मत सिर्फ 2 लोगों के पास ही है। जिन्हों पूछता है, दूसरा कौन है। एडम बोलता है, वो हंटर अभी हॉस्पिटल में है। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं तभी वह हंटर लुई आ जाता है और वो चाइनीज में कुछ बोलने लगता है। जिन्हों एडम से पूछता है, ये क्या बोल रहा है। तो एडम ट्रांसलेट करके जिन्हों को बताता है। बेसिकली वो जिन्हों की तारीफ करने आया था कि उसने जो जापान में जाइंट मॉन्स्टर के साथ फाइट किया था उसके लिए। आपको याद हो उनमें से एक मॉन्स्टर चाइना चला गया था जिसको लुई ने मारा था। तब से वो जिन्हों के बारे में क्यूरियस था कि आखिर वो कितना स्ट्रांग है, जो अब उसे पता चल गया है थॉमस एंड्रे वाली फाइट के बाद। जाने से पहले वो जिन्हों को बोलता है कि सस्पेक्ट एस तुम्हारे फैमिली मेंबर ना हो, क्योंकि मैं तुमसे फाइट करना नहीं चाहता। इतना बोल करके वो वहां से चला जाता है। तभी वहां माइकल आ जाता है और जिन्हों को अपने साथ लेडी सेलनर के पास ले जाता है। सेलनर को देख के जिन्हों थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि उसे फिर से वहां क्यों बुलाया गया।
तो लेडी सेलनर पहले क्रिस्टोफर रीड वाला इंसिडेंट बताती हैं कि कैसे उसने एक सपना देखा था और क्रिस को वार्न करने गई थी, लेकिन उसने बात नहीं सुनी और अपनी जान गंवा बैठा। जिन्वो बोलता है, क्या आप मुझे भी वार्न करने आई हैं? जिस पे लेडी सेलनर बोलती है, नहीं, मैं आपको सारे हंटर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बोलने आई हूँ, क्योंकि अब बहुत सारे पावरफुल हंटर मरने वाले हैं और उन्हें सिर्फ तुम ही बचा सकते हो। फिर वो बोलती है, मुझे आज भी याद है जब उस दिन मैंने आपकी आंखों में झांकना चाहा था तो मैंने आपके अंदर एक एंडलेस पावर देखी थी। जैसे ही मेरी नज़र उस पावर से मिली, मुझे एक आवाज़ सुनाई दी जो कह रही थी, वापस चले जाओ और जाके वॉर की तैयारी करो। जिन्वो बोलता है कि सारे हंटर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आप मुझे ही क्यों बोल रही हैं, और भी तो बहुत सारे हंटर हैं। इस पे माइकल बोलता है, सच बोलूं तो मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था जब लेडी सेलनर ने आपसे हेल्प मांगने को बोला, लेकिन कल थॉमस एंड्रे के साथ फाइट देखने के बाद हमारा माइंड चेंज हो गया है। इस काम के बदले में हम कुछ भी देने को तैयार हैं, चाहे वो कामिस का रून स्टोन ही क्यों ना हो। जिसके बाद जिन्वो भी तैयार हो जाता है। नेक्स्ट डे हमें दिखाई देता है कि जो हंटर्स कॉन्फ्रेंस में आए थे उनके लिए एक पार्टी रखी गई है। वहां जिन्वो भी गया होता है, उसके साथ जिन्हू भी होता है। वो अब पूरी तरीके से रिकवर हो चुका था। दोनों भाइयों के बीच में एक छोटा सा रीयूनियन भी हो जाता है, क्योंकि अब जिन्वो काफी फेमस हो चुका था, तो कुछ कंट्री के गिल्ड जिन्वो के साथ बिजनेस करना चाहते थे, जिसे जिन्वो हैंडल कर रहा था क्योंकि वो वाइस चेयरमैन था। इधर जिन्वो को एडम एक लिस्ट ला करके देता है। उसमें उन हंटर्स का नाम था जो खतरे में हो सकते हैं, जिन्हें लेडी सेलनर ने प्रोटेक्ट करने को बोला था। जिन्वो देखता है कि उस लिस्ट में सभी स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर्स का नाम लिखा है, जैसे थॉमस एंड्रे, हंटर लुइस, सिद्धार्थ। उन हंटर्स का नाम था जो खतरे में हो सकते हैं, जिन्हें लेडी सेलनर ने प्रोटेक्ट करने को बोला था। जिन्वो देखता है कि उस लिस्ट में सभी स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर्स का नाम लिखा है, जैसे थॉमस एंड्रे, हंटर लुइस, सिद्धार्थ बच्चन, ये सब। जिन्वो सोचता है कि इतने सारे नाम याद नहीं रहेंगे, इसीलिए वो वहां खड़े सभी हंटर्स के अंदर अपना शैडो सोल्जर डाल देता है, ताकि अगर फ्यूचर में उनकी जान को खतरा हो तो वो तुरंत उनके पास जा सके। वैसे भी वहां सारे स्ट्रॉन्ग हंटर ही थे जिनका नाम लिस्ट में था। इसका एक और फायदा ये भी था कि जिन्वो को पता चलता रहता कि उनमें से कौन उसका दोस्त है और कौन दुश्मन। तभी वहां उस हॉल में कोई जिन्वो को नाम पुकारता है। जिन्वो देखता है कि वहां थॉमस एंड्रे आ चुका है। वो जिन्वो के पास आता है और बोलता है, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। वो बताता है, ये जो तुम मेरा हाथ देख रहे हो, इसमें मैजिक पावर की वजह से इतना डैमेज हुआ है कि डॉक्टर ने भी कह दिया है ये हाथ कभी कंप्लीटली रिकवर नहीं होगा। तो मुझे अच्छे से समझ आ गया है कि तुम कितने स्ट्रांग हो। तुम चाहते तो मेरी पूरी गिल्ड को फाइट के बाद वाइप कर सकते थे, लेकिन फिर भी तुमने मेरे किसी भी गिल्ड मेंबर की जान नहीं ली, सिवाय डोंगसू के, जो कि इस फाइट के पीछे की वजह भी था। तो मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि तुमने हम लोगों को जिंदा क्यों छोड़ दिया। जिन्वो बोलता है, क्योंकि ये लोगों ने ऐसा कोई क्राइम नहीं किया था जिसका सजा मौत हो। ये सुनकर थॉमस बोलता है, अच्छा समझ गया, और वहां से जाने लगता है। जाने से पहले वो बोलता है कि हम लोग डोंगसू का फ्यूनरल प्लान कर रहे हैं। मुझे पता है कि उसने जो भी किया उसके लिए वो मरने लायक था, लेकिन प्लीज हमें उसका प्रॉपर फ्यूनरल करने देना। और थॉमस एंड्रे फ्यूचर में जिन्वो को डिनर के लिए भी इनवाइट करता है। इतना बोलकर के वो वहां से चला जाता है। एक्चुअली में थॉमस एंड्रे जिन्वो से काफी इंप्रेस होता है कि उसने उसके बाकी गिल्ड मेंबर्स को हार्म नहीं किया। फिर थॉमस की मैनेजर जिन्वो के पास आती है और उसे उसका कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन वगैरह लेती है और बोलती है, मेरे मास्टर आपको एक गिफ्ट देना चाहते हैं, तो अगर आपके माइंड में ऐसा कुछ है जो आपको चाहिए तो प्लीज बता दीजिए। जिन्वो बोलता है, नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। बट उसकी मैनेजर बोलती है, प्लीज मेरे मास्टर के लिए, आपने उनके लिए इतना किया तो उन्हें एक छोटा सा फेवर रिटर्न करने का मौका दीजिए। आपको जो भी कुछ चाहिए वो बता दीजिए। जिन्वो बोलता है, अगर ऐसी बात है तो एक डैगर मेरे लिए यूजफुल रहेगा। जिसके बाद थॉमस की मैनेजर भी चली जाती है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है साउथ कोरिया में, जहां चेयरमैन अपने ऑफिस में बैठे होते हैं। वो अपने हार्ट प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे होते हैं। कुछ दिनों से उनका हार्ट काफी तेजी से बीट कर रहा होता है। उन्हें लगता है कि ये सब शायद वर्कलोड की वजह से हो रहा है। डॉक्टर ने भी उन्हें बोला था कि अगर इसी तरीके से काम करते रहते हो तो अगले 6 महीने तक उनकी जान भी जा सकती है। वो ये सब सोच ही रहा होता है, तभी उन्हें अचानक से एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस महसूस होती है और वो देखता है कि उनके सामने वाली चेयर पे कोई बैठा है। वो शॉक हो जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है,
मुझे कुछ सेंस क्यों नहीं हुआ। हमें दिखाई देता है कि वो और कोई नहीं फ्रॉस्ट मोनार्च होता है। और इसके बाद सीजन 3 यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपने यहाँ